हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और एंशिएंट हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन, यानी जब तुर्कियों ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में क्या स्थिति थी, आज हम समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी सेशन। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, आप एक्सेस कर सकेंगे पिछले सभी सेशंस को। वहां आप देखिए कि किस तरह हमने एंशिएंट हिस्ट्री के शुरुआती कुछ टॉपिक, यानी कि जिसमें हमने ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल और चोला एम्पायर के बारे में समझा। आज हम समझेंगे इस्लाम के बारे में और किस तरह इस्लामिक शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। सो इन सभी टॉपिक्स को अगर आपको कनेक्ट करना है और अगर आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ अगर आप थॉरली जुड़े रहना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के खास तौर पे, तो पिछले सेशंस देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उनका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशन अच्छे लगे, बुरे लगे, या जैसा भी आप फील करते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। इंडिया ऑन द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन समझने के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए। अराउंड 7th century with the rise of Islam in Central Asia, the confrontations between the expansionist caliphate forces and the native kingdoms of Gujar Pratihar and later with the Chauhans of Delhi Ajmer paved way for age of conflict. So basically आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये एज ऑफ कन्फ्लिक्ट टॉपिक से निकल कर आता है। ठीक है, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा सतीश चंद्र की किताब में, चैप्टर नंबर 3 है आई गेस, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 4 चैप्टर नंबर 3 या 4 होगा। ठीक है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर जो है वो समझाया हुआ है कि किस तरह इस्लाम शक्ति में आया 7th सेंचुरी में, और फिर धीरे धीरे इस्लाम ने अपने जो है वो पैर पसारे कहां कहां पर, पूरे थ्रू आउट मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, और फिर भारत में एंटर किया। भारत में जब इस्लाम की एंट्री हुई तो इस्लाम की पहली टक्कर गुजर प्रतिहारों से, और फिर उसके बाद गुजर प्रतिहारों की शक्ति खत्म हो जाने के बाद राजपूतों से, और राजपूतों में भी कौन, चौहानों से टकराए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इस्लामिक नेशंस, इस्लामिक स्टेट्स एंड जो भारत के जो राजपूत राज्य थे उनके बीच में, या हिंदू राज्यों के बीच में जो टक्कर है, इसको हमने एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा है। और यही हमें समझना है कि ये क्यों हुआ। राइट, तो दैट मीन्स हमें किन के बारे में पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले इस्लाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस्लाम शुरू कहां से हुआ है। ठीक है, तो आज हम एस्टेब्लिश करेंगे कि इस्लाम कैसे डेवलप हुआ, कहां से जर्मिनेट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह इस्लाम के साथ तुर्की ट्राइब्स जुड़ गई, यानी जो टर्किश ट्राइबल जो लोग थे उनका इस्लामाइजेशन हुआ, और फिर उन टर्किश ट्राइब्स ने जो है वो भारत में अटैक किया है। तो गजनविड का अटैक फाइनली जो है वो हम समझेंगे, लेकिन उसको आप नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज हम केवल गजनविड जो अटैक्स हुए हैं भारत में, उससे पहले की क्या स्थिति है भारत में वो समझेंगे, और दूसरा थोड़ा सा इस्लाम का डेवलपमेंट हम देखेंगे। ठीक है, और ये एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा पूरा का पूरा। आगे देखिए, द फ्रंटियर रीजन्स especially northwest from time immemorial had witnessed foreign invaders making their way to Indian subcontinent। ठीक है, तो भारत, भारतीय सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, अंग्रेजों ने कहा भारतीय उपमहाद्वीप, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप, चलो मान लिया हमने भारतीय उपमहाद्वीप है। राइट, सो भारतीय उपमहाद्वीप 3 डायरेक्शन से घिरा है पानी से। अगर वो 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा है, जब तक अगर आपके पास एक स्ट्रांग नेवी नहीं है तो आप इन 3 डायरेक्शन से तो भारत पर अटैक नहीं कर सकते, है ना। ईस्ट में घने जंगल हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है, तो यहां से भी कोई एंट्री, मतलब एक इन्वेजन करने लायक बड़ी सेना लेकर नहीं आ सकता कोई। ठीक है, बच जाता है नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर में क्या क्या है, यहां पर नीचे बलूच के पठार है, पठारी क्षेत्र है या बियड़ क्षेत्र है बलूच का। ऊपर हिंदू कुश की पहाड़ियां और सुलेमान की पहाड़ियां। अब ये हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियों में से कुछ दर्रे हैं, खैबर और बोलन नाम के। इन दर्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर किया जा सकता है। यानी कि एक इन्वेड करने की सेना, इन्वेड करने लायक सेना को लेकर आप भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहां से एंटर कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से केवल। ठीक है, किस पीरियड में,
जो लेट क्लासिकल पीरियड है या जो अर्ली मेडिवल जो पीरियड है, इस पीरियड में, ठीक है। क्योंकि पुर्तगालियों ने तो किया, उसके बाद अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए। वो कहां से आए? वो समुद्री रास्ते से आए, इन्वेड करने की फोर्सेस लेकर आए, वो नई टेक्निक्स लेकर आए, ठीक है। उन्होंने शासन भी किया पूरा बराबर। लेकिन जब तक किसी के पास इतनी स्ट्रांग नेवी नहीं थी कि वो इन्वेड करने की फोर्स लेकर आ सके, तब तक भारत में केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही एंट्री थी। और समय की शुरुआत से भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी इंसानों ने माइग्रेट किया है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से किया है मुख्य तौर पर। उसके अलावा समुद्री रास्तों से भी आए हैं, है ना, अफ्रीका से समुद्री रास्तों से भी पहुंचे, लेकिन इन्वेड करने की क्षमता जो भी रखते हैं, मतलब उस संख्या में अगर इंसानों ने माइग्रेट किया है तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही किया है। भले ही वो वैदिक ट्राइबल लोग रहे हों या उसके अलावा साका, सिंथियन, इंडो ग्रीक्स, ये सब लोग, ठीक है। एंड फाइनली तुर्क्स, ये कहां से आए हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ 9th century द एबसिड खलीफत डिक्लाइंड। अब देखिए, मोहम्मद साहब के जाने के बाद उमायद खलीफत आई, मतलब बीच में 4 खलीफत रही, लेकिन उनका ज्यादा बड़ा रेन नहीं रहा, ठीक है। जो बड़ा रेनिंग जो खलीफत रहा वो उमायद, और उमायद के बाद अब्बासिद, उसके बाद फातिमिद, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं थे। लेकिन हमें केवल उमायद और अब्बासिद तक समझना है, ठीक है। 9th century तक आते आते अब्बासियों की पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्योंकि अब्बासियों के साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो खलीफों से छिन गई, और अब पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो तुर्की सुल्तानों के हाथ में आ गई। भले ही खलीफे वही अरबी रहे हों, लेकिन सुल्तान जो है वो तुर्की बन गए, राइट। द टर्किश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड कैलिफ बिकेम ओनली अ रिचुअल अथॉरिटी। अब आपको समझ नहीं आएगा ये तुर्की कौन, ये अरबी कौन, ये खलीफे कौन, तुर्की सुल्तान कौन, तो आज क्लियर कर दूंगा मैं सब कुछ। ये केवल एक इंट्रोडक्शन है ना। इस इंट्रोडक्शन में हमें क्या समझना है कि द अर्ली, यानी कि 9th century, अर्ली मिडिवल पीरियड में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो इन्वेजन हुआ है वो तुर्कियों का हुआ है, ठीक है, 9th या 10th century में, ठीक है। और जो अरबी या तुर्कियों ने इन्वेड किया है वो इस्लाम को लेकर आए हैं वो अपने साथ। तो आज हम वो भी समझेंगे कि इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं इस टॉपिक को। तो मैंने थोड़ा कंट्रोवर्शियल नाम नहीं रखा, क्योंकि राइज ऑफ इस्लाम भी आज इसी टॉपिक में आपको राइज ऑफ इस्लाम भी समझाऊंगा मैं। लेकिन मैंने राइज ऑफ इस्लाम जो है वो टॉपिक का नाम नहीं रखा, क्योंकि फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं अवॉइड करना चाहता था, लेकिन जो हार्डकोर स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं ना, जो डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन वाला टॉपिक जो है वो वहां से भी पढ़ने आ ही जाएंगे, ठीक है। खैर, तो अब्बासियों के डिक्लाइन के बाद, मोहम्मद साहब के बाद नेक्स्ट खिलाफत जो है वो कामयाब खिलाफत उमायदों की आई। उमायद के बाद आए अब्बासी। अब्बासियों के बाद जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो टर्किश ट्राइब्स के हाथ में आ गई। अब ये कैसे टर्किश धीरे धीरे इनका इस्लामीकरण कैसे हुआ आज समझाऊंगा। लेकिन ये जो तुर्की सुल्तान है, इन्होंने जो है वो फिर इस्लाम को पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो इस्लाम का इन तुर्की सुल्तानों के पास रहा, और फिर इन्होंने एक्सपेंड किया, और ये एक्सपेंड करके कहाँ आएंगे? भारत में। तो टर्किश इन्वेजन जो है वो हमें भारत का देखने को मिला। वन अमंग देम वाज अल्पतगिन, whose actual capital was गजनी। सो गजनी से जो है वो उठ के खड़ा होता है अल्पतगिन। His successor and son-in-law सुबुतगिन wanted to conquer India from the northwest। और फिर सुबुतगिन he succeeded in capturing Peshawar from Jaipal, but his raids did not produce a lasting effect। He was succeeded by his son Mahmud। By 11th century, these newly Islamized Turks began to push in India। अब देखिए, यहां से इस इंट्रोडक्शन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जो हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी निकल कर आ रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स भी निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब्बासियों के बाद शक्ति जो है वो गजनी के तुर्कियों के पास गई। उसमें सबसे पहला शासक, पावरफुल शासक अल्पतगिन। अल्पतगिन के बाद अगला सुल्तान सुबुतगिन। सुबुतगिन के बाद अगला सुल्तान महमूद। कहां का? गजनी का, जिसने एक सक्सेसफुल इन्वेजन, एंड नॉट एक बट रिपीटेटिव सक्सेसफुल इन्वेजन जो है वो भारत में किए। अब ये अल्पतगिन, सुबुतगिन और महमूद, इनको मैं आगे आने वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां केवल मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि किस तरह शुरुआत हुई तुर्कियों के इन्वेजन की। सो इस इंट्रोडक्शन से हमें क्या समझ आता है कि भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इन्वेड किया। तुर्कियों ने जब इन्वेड किया तो पहले गुजर प्रतिहारों से टकराए, या अरबियों ने जब इन्वेड किया तो वो गुजर प्रतिहारों से टकराए, और फिर उसके बाद गुजर प्रतिहारों के खत्म हो जाने के बाद चौहान राजपूतों के साथ जो है वो
टक्कर हुई किसकी? तुर्कियों की। ठीक है, और तुर्की कैसे डेवलप हुए? क्योंकि इस्लाम के बाद, इस्लाम के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद खिलाफत उमायद और फिर अब्बासियों के पास रही, और उमायद और अब्बासी जो है वो इस्लाम को फैलाने में लगे। आगे मैं मैप के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह सऊदी के क्षेत्र से निकलकर अफ्रीका एज वेल एज मिडल ईस्ट एज वेल एज सेंट्रल एशियाटिक रीजन तक इस्लाम को फैलाया गया। लेकिन जब सेंट्रल एशियाटिक तुर्की ट्राइब्स का इस्लामीकरण हुआ तो वहां से जो स्ट्रॉन्ग तुर्की लीडर्स निकले जो कि इस्लामिक बैनर के अंदर थे, उन्होंने फिर इंडिया को इन्वेड किया। उनमें से अल्पतगिन चाहता था इंडिया को इन्वेड करना, लेकिन सक्सेसफुली नहीं कर सका। सुबुद्दीन चाहता था, लेकिन सुबुद्दीन केवल एक हिंदू शाही शासक जयपाल को हरा सका, उससे पेशावर उन्होंने छीन लिया। ठीक है, लेकिन काफी बड़ा वो असर नहीं क्रिएट कर सके, वो ज्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर सके। जो सोल हार्टलैंड था, कन्नौज, दिल्ली, दोआब, हाईली प्रोडक्टिव रीजन, गुजरात और बंगाल का ट्रेड, वो उनके हाथ में नहीं आया। फिर महमूद ने इन्वेजन्स किए कई, और फिर उसके बाद हम गौरी देखेंगे, गुरिड्स जो है वो इन्वेजन्स देखेंगे। ठीक है, सो वो आगे आने वाले टॉपिक है। सो यहां से हमें इंट्रोडक्शन क्लियर होता है कि किस तरह, मतलब हमें पढ़ना क्या है आगे आने वाले, आज और आगे आने वाले टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नहीं होंगी तो जुड़े रहिए, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आज का केवल एक इंट्रोडक्टिव रहेगा, आगे क्योंकि मैं आपको राजपूत हिंदू शाही, ब्राह्मण हिंदू शाही, चाच के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, घुरिड्स, गजनवी, इन सब के बारे में डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा कि किसने कहां पर इन्वेड किया, कौन कौन से राजपूत शासक थे। तो बहुत बच्चों की कंप्लेंट होती है कि हमें केवल मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू की पढ़ाया जाता है। मैं आपको राजपूतों का भी पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा बहुत तसल्ली से। ठीक है, आगे देखिए। सो राइज ऑफ इस्लाम, ये राइज ऑफ इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम कवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने टाइटल में नहीं ऐड किया क्योंकि ट्रॉलर्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वो फिर माहौल खराब करते हैं सेशन का, है ना। द रिलीजन इस्लाम वॉज बॉर्न एट मक्का इन अरेबिया, जिसको मक्का कहा जाता था, और फिर धीरे धीरे मक्का वर्ड जो है वो यूज होने लगा उसके। ठीक है, अंग्रेजीकरण हो गया उसका। तो मक्का से जो है वो इस्लाम निकल कर आता है। तो मक्का इस्लाम के एस्टेब्लिश होने से पहले से ही पॉपुलर था। क्यों, देखते हैं। इस्लाम रिलीजन, सेकंड पॉइंट क्या है, इस्लाम रिलीजन के फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद से पहले भी कई प्रॉफिट्स आए। ठीक है, उनका जिक्र करेंगे। बट हिज टीचिंग्स मेड वेल्दी पीपल ऑफ मक्का हिज एनिमीज, देयरफॉर ही माइग्रेटेड टू मदीना इन 622 सीई। यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। ठीक है, मोहम्मद साहब पैदा हुए मक्का में। ठीक है, मक्का जो है वो मोहम्मद साहब के पैदा होने से पहले से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल स्पॉट था, हॉटस्पॉट था, मान सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि वहां पर काबा मौजूद था। आपने कई फोटोज में देखा होगा, मक्का की कई फोटोज में देखा होगा कि एक काले रंग का क्यूब रहता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्यूब रहता है काले रंग का, जिसके आसपास लोग जो है वो झुंड लगाकर घूम रहे होते हैं। तो वो जो काले रंग का क्यूब है उसको काबा कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है इस क्यूब के अंदर जो है वो कुछ बहुत, मतलब बहुत पुरानी जो है वो आकृतियां हैं। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है। वो अलग अलग धर्म कुछ कहते हैं कि ये चीज़ है, कुछ कहते हैं वो चीज़, हम नहीं मानेंगे। हमें हमारे सामने जो दिख रहा है हम केवल उसे मानेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के इस्लाम डेवलप करने से पहले इस काबा के आसपास ना, उस समय जितने भी अरेबियन ट्राइबल रीजन था, ठीक है, अरेबियन कोई एक राष्ट्र नहीं था। फारस जो है वो एक, वहां पर एक सक्सेसफुल ससनिद एम्पायर चल रहा था, फारस का यानी कि पारसियों का, ईरानियों का, यानी कि जो जिनका धर्म था ज़ोरोस्ट्रानिज्म। और जो अरेबियन रीजन था, यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स थी और अलग अलग ट्राइब्स के अपने अपने देवी देवता थे, ट्राइबल देवी देवता। तो इस काबा के आसपास उन ट्राइबल देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी। ठीक है, उसमें बुद्ध की भी होंगी, बहुत सारे ट्राइबल देवी देवता, हो सकता है कि कुछ ग्रीक माइथोलॉजी के भी रखे हो सकता है कि ज़ोरोस्ट्रानिज्म वाले भी रखे हो, तो बहुत सारे रखे हुए थे। आज यहां से वो उठा लिए गए, उनके बहुत कम अवशेष बचे हैं। ठीक है, तो ये बात मोहम्मद साहब को पसंद नहीं थी। मोहम्मद साहब को बचपन से ये लगता था कि अल्लाह जो है वो एक ही है। ठीक है, और ये जो मतलब पैगनिज्म कहते हैं या पोलीथिज्म के, वो बचपन से ही खिलाफ थे। ठीक है, तो एक बार रमदान के महीने के दौरान एक गुफा में बैठे हुए उनको जिब्राइल यानी गिब्राइल, जो गेब्रियल है या जिब्राइल है, उसने घमासात दर्शन दे दिए और
जिब्राइल ने जो है उन्हें कहा कि तुम्हें अब ये सब जो है वो पढ़ना है और लिखना है, यानी कि उनको आप मान सकते हैं कि एक एनलाइटमेंट का जो है वो एहसास हुआ और उनको ये समझ आया कि मुझे ये सब मतलब जो भी अल्लाह की जो वाणी है मुझे वो एनस्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने जर्नी शुरू करी, धीरे धीरे जो है वो प्रवचन देने शुरू करे कि पॉलीथिज्म से दूर निकलो, मोनोथिज्म अल्लाह की डायरेक्शन में आओ, सारी दुनिया सारा यूनिवर्स जो है वो अल्लाह की ही क्रिएशन है। मतलब उन्होंने इस्लाम को धीरे धीरे प्रीच करना शुरू किया। जितने भी ट्राइबल थे जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी उस समय, उन्होंने धीरे धीरे जो है वो मोहम्मद साहब की बातें सुननी शुरू करी। अब मोहम्मद साहब जो है वो मोनोथिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी एक ईश्वरावाद, अल्लाह है और कोई नहीं है, और वहां पर पॉलीथिज्म प्रेवलेंट था। बहुत सारे जो वहां के मैक्का के पुराने एरिस्टोक्रेट्स थे, पुराने ट्रेडर्स थे, उनको बात जो है वो मोहम्मद साहब की पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस समय का आप सोच सकते हैं कि जो थिंकिंग पैटर्न होगा लोगों का वो बहुत ज्यादा मतलब रिलीजन और जो एस्टेब्लिश रिलीजन है, जो रूढ़िवाद है, उसके अराउंड ही होगा। और मोहम्मद साहब रेडिकल बातें कर रहे थे अपने उस समय के हिसाब से, तो मोहम्मद साहब को जो है वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, इतना कि उनको मक्का छोड़कर मदीना माइग्रेट करना पड़ा। और जिस साल 622 सीई में मक्का छोड़कर मदीना जो है वो माइग्रेट किया है, वहां से मुस्लिम कैलेंडर शुरू होता है, ठीक है। और उस एरा को कहा जाता है हिजरा एरा। हिजरा इज अ अरेबिक वर्ड फॉर माइग्रेशन, ठीक है। तो देखिएगा, देयरफॉर माइग्रेटेड टू मदीना विच वाज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम कैलेंडर एंड मुस्लिम एरा कॉल्ड हिजरा। तो वहां से 1 AH जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कहानी है कि सलाम शुरू कैसे हुआ। हम अगर आप जो है वो इतिहास ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको इतिहास इस्लाम के ओरिजिन की डेप्थनेस तक जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर केवल मैं आपको बेसिक समझ दे रहा हूं कि हुआ क्या और कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आफ्टर 8 years ही रिटर्न टू मैक्का विद हिज फॉलोअर्स। अब देखिए, मदीना गए, मदीना जाकर उन्होंने जो है वो अपनी प्रीचिंग शुरू करी। काफी बड़े लेवल पर जो है वो लोग, पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स उनके साथ जुड़ गए। पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स उनके साथ जुड़ गए तो देखिए, ट्राइबल रीजन है, ट्रेडिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है। जो एरिस्टोक्रेट है तो उसके पास सेना भी होगी। तो जो एरिस्टोक्रेट जुड़ते गए मोहम्मद साहब के साथ, यानी उनकी सेना भी जुड़ती गई, तो मोहम्मद साहब के पास सेना आ गई बहुत, ठीक है, ठीक ठाक संख्या में। उसके बाद मोहम्मद साहब जो है वो 600 मतलब 8 साल बाद मक्का वापस आ गए और मक्का वाले रीजन को उन्होंने कॉन्कर किया। और ये सब उन्होंने जो है वो मोनोथीज, ये जितनी भी यहाँ पर पुरानी मूर्तियां थी ये सब हटाई और काबा को उन्होंने घोषित कर दिया कि दिस इज द सेंटर ऑफ इस्लाम, ये अल्लाह का चिन्ह है, ठीक है। बट ही डाइड इन 632 सीई, और वो मर गए बगैर अपना सक्सेसर घोषित किए। उन्होंने ये कहा था कि मैं अंतिम प्रॉफिट हूं, मेरे बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने अपना सक्सेसर घोषित नहीं किया। अब ये जो सक्सेसर नहीं घोषित किया ना, ये और ये जो थ्रू आउट पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में ये जो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सक्सेसर के लिए कोई जो है वो प्रॉपर कानून नहीं है कि कौन सक्सेसर बनेगा, यही पूरी इस्लामिक हिस्ट्री के कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। मोहम्मद साहब अपना सक्सेसर नहीं छोड़ के गए, तो मोहम्मद साहब के बाद कौन अब जो है वो इस्लाम की जो पूरी जिम्मेदारी है किसके हाथ में जाएगी, इसका कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। और यही कॉन्फ्लिक्ट है शिया और सुन्नी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सेटअप एन एम्पायर कॉल्ड खलीफत, ठीक है। मोहम्मद के फॉलोअर्स ने, वैसे शुरुआती 4 खलीफत रही जो कि कामयाब नहीं रह सकी, ठीक है, जस्ट मोहम्मद के जाने के बाद। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद जो 4 खिलाफत रही, रशीदुद्दीन वगैरह, वो सब कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो कामयाब खिलाफत रही वो है उमायद और अब्बासी, ठीक है। वर कॉल्ड द खलीफ्स और खलीफा कहा जाने लगा इन्हें, ठीक है। एक्सपेंडेड देयर रूल बाय कॉन्क्वेस्ट, स्प्रेड देयर रिलीजन इस्लाम। तो यहां पर जो है वो अब इस्लाम एक थॉरो रिलीजन बना और उसको फैलाया गया। जहां जहां तक इस्लाम फैलेगा वहां वहां तक इस्लामिक कंट्रोल होगा, तो ट्रेड पर कंट्रोल होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? धर्म को फैलाने का मतलब क्या है? ताकि ट्रेड पर कंट्रोल आए। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया, क्यों? ट्रेड पर कंट्रोल आए। तो इसी तरह हिंदुइज्म को क्यों नहीं फैलाया जाता था? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड बहुत है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ऐसे क्षेत्र में डेवलप हुए हैं जहां पर कुछ भी नहीं या बहुत कम प्रोडक्शन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में, खास तौर पे इस्लाम ऐसी जगह डेवलप हुआ, वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है।
इसीलिए आसपास के सभी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि सभी को एक रिलीजन में बांध दो, ठीक है, और जो रिलीजियस हेड होगा वही पॉलिटिकल अथॉरिटी होगा। इसीलिए इस्लाम को फैलाया गया, ठीक है। अब यहां पर देखना हमें यह है कि अरबियों के मुकाबले तुर्कियों ने ज्यादा हार्शनेस से फैलाया, तुर्कियों के मुकाबले मंगोल्स ने और ज्यादा हार्शनेस से फैलाया, और मुगल्स ने भी उसी बराबर जो है वो हार्शनेस से फैलाया है इस्लाम को। लेकिन अरबियों ने रिलेटिवली कम जो है वो मतलब अग्रेसिव थे, रिलेटिवली ज्यादा अग्रेसिव तुर्की थे। आज मैं समझाऊंगा आपको धीरे धीरे कैसे, बट आई होप ये पहले बेसिक फंड आपको समझ आया होगा कि इस्लाम कहां से डेवलप हुआ। सो अभी मैप के माध्यम से भी आपको मैं पूरी कहानी क्लियर कर देता हूं। देखिए ये है मक्का। सो मक्का से जो है वो मोहम्मद साहब की कहानी शुरू होती है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। तो एरियाज अंडर इस्लाम 624 एडी, मैंने आपको बोला ना 622 में मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा और वो मदीना गए, ठीक है, अल मदीना। सो 624 में उन्होंने मदीना और उसके आसपास के क्षेत्र का इस्लामीकरण कर दिया कॉन्क्वेस्ट से, क्योंकि उनके पास सेना आ गई थोड़ी, ठीक है। बाकी देखिए यहां पर उसके अलावा और कौन कौन से एम्पायर स्ट्रांग है, तो बाइजेंटीन एम्पायर, ये पूरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि बाइजेंटीन एम्पायर, जिसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके इंपॉर्टेंट शहर है जेरूसलम, पेट्रा, दमास्कस, अलेक्जेंड्रिया। ये इंपॉर्टेंट शहर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना भारत से और साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से सारा ट्रेड जो है वो इधर, ठीक है, इधर से ही कहां पहुंच रहा है, यूरोप एज वेल एज पूरा का पूरा बाइजेंटीन एम्पायर में आ रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं। उसके अलावा सिमिलरली पर्शियन गल्फ वाला ट्रेड भी, ठीक है। फिर उसके अलावा यहां पर पूरा बगदाद वाले रीजन में फैल रहा है ये, मतलब इराक वाले रीजन में या मेसोपोटामिया वाले रीजन में, ठीक है, ये ट्रेड। और जमीन से आने वाला ट्रेड तो है ही, काबुल हेरात के रास्ते, एलेपो और फिर यहां पर दमस्कस के रास्ते जो है वो समुद्री रास्ते यूरोप तक पहुंचता है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा ये जमीनी रास्ता, ये कोस्टलाइन, ठीक है, ये सारी की सारी कोस्टलाइन, इन सारी कोस्टलाइन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी ये पूरा ट्रेड जो है वो अपने हाथ में आएगा। और यही इस्लाम करना चाहता था और इसीलिए इस्लाम को फैलाया गया है। देखिए दोनों कारण है। मोहम्मद साहब को ये रेवलेशन हुआ कि मुझे जो है वो मतलब सभी इंसान पैदाइशी जो है वो काफिर पैदा होते हैं, उनके जीवन का ये लक्ष्य होता है कि वो मोहम्मदन बने, और मुझे उनके वो जीवन का लक्ष्य पूरा करवाना है, बस उनको एहसास करवाना है। अब ये तो मोहम्मद साहब का बेसिक आइडिया था। अब ये वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो ग्लोबल यूनिटी चाहते थे कि सभी लोग सिमिलर रूल्स में रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद जो खिलाफत आई वो पॉलिटिकल हो गए। उनको समझ आया कि यार ये जो मोहम्मद साहब धर्म शुरू करके गए हैं ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अगर आपको इस्लाम हार्श लगता है, इस्लाम के कानून हार्श लगते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है इस्लाम से पहले के जो ट्राइबल कानून थे या वो माहौल था। क्योंकि देयर वाज नो लॉ, कंप्लीट एनार्की थी, जिसके पास मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन था पूरे अरेबियन रीजन में। यानी जिसके पास ट्रेड है ना वो मजबूत है, वो अपने गुंडे रख ले और वो दूसरे को मारता रहे। देयर वाज नो लॉ। तो एक अथॉरिटी, एक लॉ एस्टेब्लिश करने का काम जो है वो शुरू करके गए मोहम्मद साहब। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम के कानून हार्श हैं, तो पहले के कानून तो और पहले के हालात और खराब थे। पहले कानून ही नहीं था, हालात बहुत खराब थे, इसलिए हार्श कानून इतने बनाए गए, ठीक है। अब मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से हमें इस्लाम के कानून हार्श लगते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से आप मान सकते हैं, अगर आप स्टडी करेंगे ना, अगर आप थॉरली स्टडी करेंगे, एक तो ओपिनियन बगैर थॉरली स्टडी किए जनरेट मत किया कीजिए, ठीक है। अगर आप थॉरली स्टडी करेंगे मिडल ईस्ट की सिचुएशन 5th-6th सेंचुरी में, तो आपको महसूस होगा कि उतने हार्श कानूनों की जरूरत थी, ठीक है, स्ट्रक्चराइज करने की जरूरत थी। भले ही वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, पर पारसियों जितने एफिशिएंट नहीं थे। देखिए यहां पर फ्रैंकिश किंगडम आपको नजर आएगा यूरोप में, ठीक है, विस्गोथ किंगडम या गॉथिक रीजन जो है वो आपको, ये जो पूरा का पूरा स्पेनिश पेनिनसुला है यहां पर, और ससनिद एम्पायर फारसियों का, ये पूरा का पूरा फारसियों का ससनिद एम्पायर है। तो मोहम्मद साहब के आने से पहले जो अरेबियन रीजन है, यानी सऊदी वाला जो रीजन है, यहां पर तो ट्राइबल कल्चर चल रहा है, कोई भी प्रॉपर धर्म नहीं है, ठीक है। ये जो
फ्रैंकिश वाला रीजन है, यहां पर बहुत टूटे फूटे तौर पर यहां पर क्रिश्चियनिटी है, या तो पुराने पैगनिज्म और गॉथिक कल्चर चल रहे हैं, जर्मेनिक कल्चर चल रहे हैं। रोम में जो है वो कैथोलिक चर्च चल रहा है, और ग्रेको मतलब जो ग्रेको चर्च है या ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च है वो कॉन्स्टेंटिनोपल या बाइजेंटीन एम्पायर में डेवलप्ड है, ये धर्म यहां पर है। और अगर आप फारस में आ जाएंगे तो जोरोस्ट्रानिज्म वहां पर एक्टिव है। तो धर्म के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, यानी कंट्रोल जो है वो धर्म के आधार पर कर रखा है ताकि एनार्की ना फैले, वरना आदमी आदमी को खाने वाला सीन था पहले तो। ठीक है, तो धर्म ने जो है वो थोड़ा आदमियों को बांध के रखा हुआ था, आदमी कहने का मतलब इंसानों को बांध के रखा हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद साहब भी कुछ उसी तरह का जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अरेबियन रीजन में लाना चाहते थे। मक्का में उन्होंने शुरू करी अपनी प्रीचिंग, लेकिन मक्का से उनको जाना पड़ा मदीना में आकर उन्होंने अपनी प्रीचिंग जो है वो डेवलप करी, और धीरे धीरे मदीना में जो है वो 8 साल रहे और काफी फॉलोइंग उन्होंने इकट्ठा करी, फिर आए वो वापस मक्का। ठीक है, तो यहां पर 624 एडी का माहौल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मेजर बैटल्स देखिए, यहां पर मेजर बैटल्स है। बैटल कहां हुई? मदीना में। जिस तरह का ऑपोजिशन मक्का में रहा होगा वैसा ही एरिस्टोक्रेटिक ऑपोजिशन मदीना में भी रहा होगा, लेकिन तब तक मोहम्मद साहब के पास सेना आ गई थी, तो उन्होंने उस रिबेलियन को कुचल दिया और इस्लाम को वहां एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, उसके अलावा आपको मेजर सिटीज, मेजर ट्रेड गिल्ड्स तो आपको समझ आ ही गए होंगे। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा सीन इकोनॉमी का है या ट्रेड का है, लेकिन एक काफी बड़ा फैक्टर इकोनॉमी और ट्रेड भी होता है, लेकिन उसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। हमें यहां पर यह समझना है कि इस्लाम के शुरू होने से पहले गॉथिक कल्चर, यूरोप में क्या क्या कल्चर प्रोविलेंट था? गॉथिक। ठीक है, उसके अलावा दो तरह के जो है वो क्रिश्चियन कल्चर, एक तो कैथोलिक चर्च और एक ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च जो कि बाइजेंटीन एम्पायर में पॉपुलर था। ठीक है, और जो फारस वाला रीजन है यहां पर जोरोस्ट्रानिज्म। और अगर भारत में चले जाएंगे इसी समय, तो भारत में इस समय हर्षवर्धना का जो सिस्टम है वो स्ट्रांग है। ठीक है, खैर अगला मैप देखिए। नेक्स्ट, अब मदीना से उन्होंने अगला जो है वो मतलब मदीना के बाहर जो है वो कॉन्कर करना शुरू किया, अब एक एक करके। ठीक है, देखिए मदीना से आगे अब उन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया। नेक्स्ट मैप में देखिए, अब 632 एडी तक आते आते पेगन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया मोहम्मद साहब ने। मतलब जहां पर भी पोलीथिज्म यानी बहुएश्वरावाद की जहां पर भी पूजा की जा रही है ना, उन मंदिरों को, उन स्पिरिचुअल प्लेसेस को तोड़ना मोहम्मद साहब ने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब कह रहे थे कि अल्लाह केवल एक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक एक करके जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर मोहम्मद साहब ने इस तरह के मंदिरों को तबाह किया, और अब इतने रीजन में इस्लाम फैल गया है। दिस इज 632 तक। ठीक है, बाकी देखिए, बाकी उसी तरह इंटैक्ट है, बाकी सभी एम्पायर उसी तरह है, बाइजेंटियम है, फारसी है, गॉथिक कल्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 634 तक पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनजुला। मतलब 632 में मृत्यु हुई ना। ठीक है, 632 वाज द ईयर व्हेन मोहम्मद साहब डाइड। ठीक है, मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनके जो वारिस रहे उन्होंने पूरे के पूरे सऊदी को कंट्रोल में किया। सो पूरा का पूरा सऊदी जो है वो अब कंट्रोल में। अब इन्वेजन जो है वो बाहर का शुरू होगा। ठीक है, अब सऊदी से बाहर इन्वेजन शुरू हुआ, तो किस पर प्रेशर डलेगा? बाइजेंटीन एम्पायर पर और फारस पर। किनको, किस पॉइंट को कैप्चर करना जरूरी है? अलेक्जेंड्रिया को कैप्चर करना जरूरी है, ताकि और ये पूरा का पूरा इजिप्ट का ईस्ट कोस्ट, इजिप्ट का जो है वो रेड सी वाला जो कोस्ट है, इस रीजन को कैप्चर करना जरूरी है, ताकि रेड सी का पूरा ट्रेड जो है वो इस्लामिक कंट्रोल में आए। उसके अलावा जेरूसलम, डेमस्कस, अलेप्पो, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सारे इंपॉर्टेंट शहर है, कंट्रोल में आना जरूरी है। ठीक है, यहां पर जो है वो आप मान के चलिए कि ये जो पर्शियन गल्फ वाला पूरा रीजन है ये कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला ट्रेड सारा कंट्रोल में आए, और फिर इवेंचुअली ये सारे शहर कंट्रोल में आना जरूरी है ताकि सिल्क रूट भी अपने कंट्रोल में आए। यही जो है वो खलीफों की इच्छा रही होगी, और वही उन्होंने एक एक करके किया। 634 एडी तक, यानी मोहम्मद साहब के जाने के 2 साल बाद तक पूरा सऊदी अपने कंट्रोल में ले लिया इस्लाम ने। आगे देखिए, अब एक एक करके जो देख रहे हैं आप, देखिए यहां से नेक्स्ट मैप में 640 तक आते आते अलेप्पो, ठीक है, और मोसूल, बहुत इंपॉर्टेंट है अलेप्पो और मोसूल। ठीक है, दमस्कस, जेरूसलम, ये सारे शहर जो है वो कंट्रोल कर लिए इस्लाम ने 640 तक। नेक्स्ट
661 तक आते आते तो अब यहां पर आपका हेरात, ये पूरा का पूरा इजिप्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड के लिए, ठीक है, रेड सी एज वेल एज कॉन्स्टेंटिनोपल और त्रिपली तक जो है वो कंट्रोल किसका आ गया, इस्लाम का। अब इस्लाम अपने फैलाव पे, इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। 661 670 तक पूरा का पूरा अफगानिस्तान जुबलिस्तान वाला सारा एरिया जो है वो कंट्रोल में आ गया इस्लाम के। अभी लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जन करवा रहे हैं, वो कन्वर्जन वाला खेल नहीं हुआ है, वो कन्वर्जन वाला खेल बड़े लेवल पर खेला है तुर्कियों ने, ठीक है, वो तुर्कियों ने खेला है बड़े लेवल पर कन्वर्जन वाला खेल। अरबियों ने भी कन्वर्जन करवाए लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं। अब यहां पर आपको एक पॉइंट ये समझना है कि अरबी निकल कर आए कहां पर, किस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अरबी जो है वो दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से सामना हुआ अरबियों का, क्योंकि अगर आपको इतना ट्रेड संभालना है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर एम्पायर का था पहले, यानी इस जहां पर किसका है, फारसियों का, और इधर किसका है, क्रिश्चियंस का। तो दैट मीन्स क्रिश्चियन कल्चर एज वेल एज फारसी कल्चर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ जो है वो अरबियों ने अभी नहीं करी होगी। इनफैक्ट अरबियों ने फारसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज भाषा को अपनाया। उमायद ने भी और अब्बासियों ने भी जो है वो फारसी एज वेल एज फारसी कल्चर एज वेल एज फारसी भाषा एज वेल एज फारसी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो इस्लामीकरण किया। मतलब दोनों डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। उनके पूरे जियोपॉलिटिकल रीजन का इस्लामीकरण हुआ, इस्लाम का कंट्रोल आया उन पे। लेकिन जितने भी इस्लामिक जो अरेबियन अरब से जो निकले थे जितने भी इस्लामिक लोग, उन्होंने फारसी भी सीखी, फारसी एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखा, क्योंकि जब वो फारस में आए ना तब उन्हें दिखा कि यार फारसी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ है, बहुत बेटर है, बहुत रिफाइंड है, क्योंकि लगभग 1000 सालों से ये काम कर रहे थे, ठीक है। रोमन्स का भी ठीक है, लेकिन चर्च ने थोड़ा क्रिपल कर रखा है, खास तौर पे वेस्टर्न रोमन्स का, लेकिन फारसियों का उनको बेटर लगा। और जोरोस्टानिज्म से उनका पहले ही अच्छा खासा रिलेशन था, तो फारसियों का जो कल्चर उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इस्लाम का इस्लाम का फारसीकरण और फारसियों का इस्लामीकरण ये हैंड बाय हैंड हुआ है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के साथ उनका ट्रेड बना रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन शक्तियों के साथ अगर वो उलझे रहेंगे, क्योंकि झगड़ा तो हुआ ही, देखिए अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल इनके पास है, ठीक है, ये जो अनातोलिया वाला रीजन है ये अभी भी क्रिश्चियंस के पास है। 670 तक अभी भी अनातोलिया वाला रीजन क्रिश्चियंस के पास है, तो क्रिश्चियंस के साथ जो है वो झगड़ा नहीं कर सकते। और अरबियों और तुर्कियों में डिफरेंस ये है कि अरबी वर रिलेटिवली मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स क्रिश्चियंस, ज्यूज एंड जोरोस्टानिज्म, इनफैक्ट टुवर्ड्स हिंदूज। हमें अरबियों की कैपिटल दमस्कस एज वेल एज बगदाद, ठीक है, पहले दमस्कस किसकी कैपिटल रही, उमायदों की, और फिर अब्बासियों की बगदाद कैपिटल रही। दोनों ही कैपिटल्स में हमें क्रिश्चियन लोग भी काम करते हुए नजर आए, ज्यूज भी काम करते हुए नजर आए, जोरोस्टानिज्म यानी फारसी भी काम करते हुए नजर आए, और भारतीय भी, बुद्धिस्ट भी, इंडियन भी, ठीक है, भारतीय हिंदू भी जो है वहां पर काम करते नजर आए। दैट मीन्स अरबी वर वेरी, मतलब वो बिजनेस, क्योंकि अरबी लोग पहले से बहुत पहले से ही जो है वो अरबी लोग बहुत श्रूड और बहुत चालाक बिजनेसमैन थे, और भारतीयों के साथ उनका पुराना बिजनेस था। ये पूरा वो एम्पायर क्यों फैला रहे हैं, बिजनेस के लिए तो फैला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तुर्की लोगों ने इस्लाम, या मतलब जब तुर्कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया ना अरबियों ने, तो वहां से जो है वो इस्लाम थोड़ा सा रफ और रगड होने लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, रफ तो पहले ये भी था, क्योंकि जितना वायलेंस जो है वो बहुत कॉमन चीज थी, अगर आपको कंट्रोल करना है तो वायलेंट तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन तुर्की अलग लेवल पर लेके गए उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 710 तक पूरा नॉर्दर्न जो है वो आपको, ये उमायद्स का है, ठीक है, ये आपको उमायद्स का एक्सपेंशन नजर आ रहा है। जो मैं एक्सपेंशन बता रहा हूं ना, ये एक्सपेंशन उमायद्स ने किया, अब्बासियों ने नहीं किया, अब्बासियों के टाइम श्रिंक हो गया था, ठीक है। 710 एडी तक जो है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में लिया इस्लाम ने। दैट मीन्स अफ्रीका से आने वाला जितना भी सोना है जो कि यूरोप में जाएगा, वो अब इस्लाम के हाथ से जाएगा, मतलब इस्लामिक ट्रेडर्स हैं उनके हाथ से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 733 तक जो है वो स्पेन तक उमायद फैल गए। जो स्पेन का जो पेनिजुला है इसको भी उमायद्स ने अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद जो है फिर वो उमायद्स का धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन शुरू हुआ है, ठीक है ना। यहां पर जो है इस रास्ते से मैंने आपको दिखाया है कि किसने कहां पर एक्सपेंड किया है, राइट। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपको लेजेंड में नजर आ रहा है इस्लामिक वर्ल्ड अंडर मोहम्मद 622 से 632 तक। तो 632 तक केवल और केवल, यानी मोहम्मद साहब के रहते रहते केवल इस रीजन में इस्लाम था,
लेकिन मोहम्मद साहब के बाद उनके जो सक्सेसर्स रहे उमायद और अब्बासी, उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया। ठीक है, तो देखिएगा पहले 4 जो खलीफे रहे वो कहां तक एक्सपेंड कर सके? पहले 4 खलीफों ने सीरिया, आर्मेनिया, ठीक है, ईरान, उसके अलावा अफगानिस्तान और पूरा का पूरा अरेबिया तो अपने कंट्रोल में किया और ट्रिपली तक। तो शुरुआती 4 जो खलीफे रहे उन्होंने काफी एक प्रोमिनेंट एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर उसके बाद उमायद खलीफों का एक्सपेंशन देखें तो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका टिल स्पेन और ट्रांस ऑक्सियाना और काबुल और सिंध नदी के आसपास का पूरा जो एरिया है ये उमायदों ने अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, तो दिस वाज द इनिशियल एक्सपेंशन, दिस वाज द हाइट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। उमायद खिलाफत के अंदर इस्लामिक एम्पायर जो है वो अपनी हाइट पे था। फिर उसके बाद धीरे धीरे श्रिंक हुआ और घटता बढ़ता रहा। अभी सारे जो हैं वो कौन है? ये अरबी हैं, अभी टर्किश लोग नहीं आए। टर्किश लोग कहां से आएंगे? तुर्की ट्राइब हमें कहां देखने को मिलेगी? तुर्की ट्राइब जो है ये ट्रांस ऑक्सियाना वाला जो रीजन है ना, इसके ऊपर के जो लोग हैं ना ये है तुर्की। ठीक है, इस पूरे रीजन में यहां पर तुर्की लोग हैं। अब ये तुर्की लोगों के साथ, और ये तुर्की ट्राइबल हैं, और ये ट्राइबल किस तरह की हैं? ये घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं और ये बहुत कुशल लड़ाकू हैं एज कंपेयर टू अरबी। अरबी भी अच्छे लड़ाकू हैं लेकिन तुर्की जो है वो ज्यादा कुशल लड़ाकू हैं। तो ये जो खलीफा है ये क्या करेंगे? ये इन तुर्कियों को स्लेव बनाकर खरीद के लाएंगे और अपने पर्सनल गार्ड्स के रूप में इन तुर्कियों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो स्लेव्स जो हैं वो, अरबियों की खास बात यह है कि अरबी जो है वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। क्योंकि देखिए अरबी मतलब रिलेटिवली, आज के हिसाब से नहीं लेकिन उस हिसाब से, अरबी जो रीजन है, ये जो लोग, ये जो पूरा बीच का रीजन है, ये यूरोप एज वेल एज चाइना एज वेल एज इंडिया के ट्रेड रूट के बीच में पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स पूरा का पूरा ग्रीक कल्चर इन्होंने सीखा। पूरा का पूरा नहीं, मतलब काफी सारी चीजें ग्रीक से सीखी, काफी सारी चीजें इन्होंने चाइनीज से सीखी, काफी सारी चीजें इन्होंने इंडियन से सीखी, यानी ज्योग्राफी, ठीक है, जियोमेट्री, डेसिमल का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें अरेबियों ने भारतीयों से सीखी। उसके अलावा गन पाउडर, कंपस वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने, पेपर वगैरह बनाना चाइनीज से सीखा। और ये सारी जानकारी को एक्यूमुलेट करके इन्होंने यूरोप में पहुंचा दिया। इसलिए आज अरेबियन न्यूमरल कहा जाता है, जो कि कभी भारत से शुरू हुआ था, उसको आज हम अरेबियन डेसिमल सिस्टम या अरेबियन न्यूमरल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अरेबियों ने यूरोप में पहुंचाया उसे, अरबियों ने, और वो अरबियों के पास कहां से पहुंचा था? भारत से। तो एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साइंस के लिए, मतलब साइंटिफिक स्टडीज के लिए लैब्स वगैरह सेंटर जो है वो इस तरह के शहर, दमस्कस, बगदाद वगैरह, इन शहरों में सबसे ज्यादा जो है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और मतलब काफी खुले तौर पर होता है। चाइना में भी हो रहा था लेकिन यूरोप के आसपास का अगर कोई रीजन हम कहें तो, ठीक है। लेकिन मिडिवल पीरियड के बाद, 15th सेंचुरी के बाद ये लोग धीरे धीरे कमजोर होते गए और यूरोपियन जो हैं वो रेनेसांस की तरफ बढ़े, एज ऑफ एनलाइटमेंट की तरफ बढ़े और उन्होंने टेक्निकल एडवांसमेंट्स की। तो यहां पर सवाल बनता है कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या कारण है? सेम गोज फॉर इंडिया कि मिडिवल, थ्रू आउट एंशिएंट और मिडिवल टाइम्स में इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट करी, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सका, और ना ही ये अरेबियन कंट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सके। यूरोपियंस ने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया? ठीक है, तो ये सवाल है और इस सवाल का कहीं ना कहीं मैं पिछले सेशंस में जवाब दे चुका हूं। ठीक है, खैर, सो इस मैप में हमने क्या समझा कि इस्लाम जो है वो फैला कैसे है। तो आपको समझ आया ना, पहले मोहम्मद साहब ने फैलाया, फिर उनके 4 सक्सेसर खलीफाज ने, और फिर उसके बाद उमायद ने जो है वो हाइट्स पे पहुंचाया इस्लाम को। उमायद के बाद अब्बासी आए और फिर अब्बासियों से एक एक करके स्पेनिश वाला रीजन, नॉर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन, फिर ये इजिप्ट वाला रीजन छिन गया, फिर ये अफगान वाला रीजन छिन गया, तुर्क वाला रीजन छिन गया। ठीक है, धीरे धीरे अब्बासियों का सर्कल जो है वो श्रिंक होता गया और फाइनली खिलाफत जो है वो टर्की के पास थी। सबसे लास्ट में खिलाफत किसके पास थी? टर्की के पास। और इनफैक्ट अब्बासियों के बाद, अब्बासी खलीफों के बाद तो खिलाफत के पास पॉलिटिकल शक्ति थी ही नहीं, वो तो केवल एक स्पिरिचुअल लीडर और एक नॉमिनल हेड के रूप में रह गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, मैंने आपको दिखाया ना, उमायद खिलाफत का एक्सटेंट है ये। ठीक है, सो उमायद, यहां पर आप देखिए लेजेंड में क्या क्या है, फ्रैंकिश किंगडम। तो ये है फ्रैंकिश किंगडम। फ्रैंकिश किंगडम के भी 3 हिस्से बटेंगे, ठीक है, जिसमें से मिडल पार्ट और जो
ईस्टर्न पार्ट है, इनको जोड़ के जर्मेनिक ट्राइब्स बन जाएंगी, या यहाँ ये फाइनली होली जर्मन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर और फिर जर्मनी में कंस्टिट्यूट होगा, और जो वेस्टर्न पार्ट है ये फ्रांस बनेगा। ठीक है, खैर इसके बारे में जिक्र हम कभी और करेंगे। लेकिन देखिए स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका, पूरा का पूरा सऊदी, ठीक है, प्रेजेंट डे ईरान, सीरिया, जॉर्डन, अल्जेरिया वगैरह, ये सारा रीजन, अर्मेनिया, नॉट अल्जेरिया बट अर्मेनिया, ठीक है, उसके अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा रीजन जो है वो कंट्रोल किया किसने? उमायद ने। ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर, बीच में यहां पर आपको बाइजेंटीन एम्पायर नजर आएगा, किंगडम ऑफ द लोम्बार्ड्स, लोम्बार्ड्स की किंगडम लोम्बार्डी नजर आएगी यहां पर में, और उमायद खिलाफत तो है ही हमारा टॉपिक ऑफ, मतलब जो हमारा जिससे हम कंसर्न है। ठीक है, आगे देखिए, अब ये है अब्बासियों का, उमायद के बाद अब्बासी आए, अब्बासियों के हाथ से छूटता गया एम्पायर। ठीक है, अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ अब्बासी, अब्बासियों के डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, यानी रेड सी और पर्शियन गल्फ, ये अब्बासियों के डायरेक्ट कंट्रोल में है, प्लस दूसरा ये वाला जितना रूट है ना, जहां से मतलब जो सड़क द्वारा यानी कि पैदल रास्ते से या घुड़सवार वगैरह जो ट्रेड लेकर आते हैं, तो ये जो पूरा रीजन है ये अब्बासियों का स्ट्रांग होल्ड रहा। और सभी इस्लामिक कंट्रीज इस खास तौर पे रेड सी और पर्शियन गल्फ के ट्रेड को, नॉट जस्ट इस्लामिक, जर्मन्स भी चाहते थे, रशियंस भी चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे कि ये जो रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है और जो पर्शियन गल्फ वाला है ये हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, तो अब्बासियों ने स्ट्रांग होल्ड यहां पर बनाकर रखी। उसके अलावा अगला बेद ऑफ टुशनिया अलग हो गया। ठीक है, तहरिद अलग हो गए, ये आपको तहरिद नजर आएंगे। ठीक है, तहरिद जो है फिर वो धीरे धीरे आपको यहाँ पर तुर्की शासक, पहले गजनविड, फिर घुरिड, फिर उसके बाद जो है वो अन्य लाइन से आते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मोरक्को अलग हो गया, और उमायद एमिरेट ऑफ स्पेन, ठीक है, स्पेन का जो अमीर है उमायद शासक वो अलग रहा। तो बेसिकली उमायद जो है वो टुकड़ों में टूट गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये यहां पर गलत लिख दिया है, इन वेस्ट, यहां पर आएगा इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में इस्लामिक डेवलपमेंट क्या क्या हुई है। वेस्ट एशिया कौन सा रीजन है, यहां पर ऊपर ये सेंट्रल एशिया है और ये आपका वेस्टर्न एशिया हो गया। ठीक है, आप मान सकते हैं ये वेस्टर्न एशिया है। सो वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में हम देखेंगे अब धीरे धीरे इस्लाम का डेवलपमेंट। आप कहेंगे कि सर आप इंडिया ऑन द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन पढ़ा रहे थे, यहां कहां तक पहुंच गया? तो मैंने आपको बोला ना, पहले मैं आपको इस्लाम का डेवलपमेंट समझा दूं, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि भारत में क्यों उनका आना हुआ। ठीक है, तो यहां पर सवाल आपका बनता है कि अरबी क्यों नहीं आ सकते थे भारत में? ठीक है, अरबी भी तो अटैक कर सकते थे भारत में, लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पर द्वारपाल कौन बैठा है? गुजर प्रतिहार कौन? द्वारपाल। अरबियों ने आने की कोशिश करी, लेकिन गुजर प्रतिहारों ने आने कहां दिया आगे। ठीक है, तो अरबी केवल चाच को हरा सके, उसके अलावा चाच जो ब्राह्मण शासक था केवल उसको, यानी कि जो अरोड़ उसकी कैपिटल थी, मैंने आपको बताया था ना, अरोड़ कैपिटल को सैक किया था उन्होंने, केवल मुल्तान और सिंध के एरिया को जीत सके, उससे आगे गुजर प्रतिहारों ने आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो भले ही कितना भी शक्तिशाली एम्पायर उमायदों का या फिर उसके बाद अब्बासियों का हो गया हो, वो गुजर प्रतिहारों से नहीं निपट सके। ठीक है, लेकिन क्योंकि गुजर प्रतिहार मजबूत थे, लेकिन गुजर प्रतिहारों के जाने के बाद राजपूत किंगडम्स बन गई ना छोटी छोटी, और वो राजपूत किंगडम्स आपस में लड़ रही हैं, तो उनका आपस का जो झगड़ा है उसका फायदा तुर्की उठा गए। इसलिए तुर्की जो है वो भारत में आकर लूट भी कर सके और फिर भारत में उन्होंने एम्पायर भी एस्टेब्लिश किया। ठीक है, जब तक गुजर प्रतिहार मजबूत थे, इकट्ठा थे, तब तक अरबी अंदर नहीं आ सके। लेकिन इसकी जगह आप दूसरा पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि तुर्की वर रिलेटिवली मोर एडवांस्ड, मतलब उनका जो बैटल टैक्टिक्स थी वो अरबियों से और एडवांस थी, और अरबियों की बैटल टैक्टिक्स से जो है वो, यानी कि अरबियों की जो रणनीतियां थी, युद्ध नीतियां थी, उनसे वाकिफ थे गुजर प्रतिहार। क्यों? क्योंकि अरबियों के साथ ट्रेड था गुजर प्रतिहारों का, क्योंकि गुजर प्रतिहारों के पास ये गुजरात है ना, तो अरबियों के साथ ट्रेड करते थे वो, तो उनको पता था कि अरबी कैसे लड़ते हैं कैसे नहीं लड़ते, कितनी सेनाएं, मतलब जानकारी थी। लेकिन तुर्की जो है वो कुछ थोड़ा अलग तरीके की अपने साथ सेना लेकर आए। क्यों? तुर्कियों के घोड़े और घोड़ों पर बैठे उनके आर्चर्स सबसे बड़ा खतरा बने। घोड़े अरबियों के पास भी थे, आर्चर्स अरबियों के पास भी थे, लेकिन तुर्की आर्चर्स वर रिलेटिवली
सुपीरियर देन अरबी आर्चर्स, और इसलिए जो है वो तुर्की भारत पर आक्रमण और सफलतापूर्वक आक्रमण करने में कामयाब रहे। एक कारण उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट इन वेस्ट इन सेंट्रल एशिया देखिएगा, द राइज ऑफ इस्लाम, इट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट एशिया एंड ईरान, एंड इट्स स्लो एक्सपेंशन इनटू खुरासन, north east part of Persia and covering also parts of Central Asia and Afghanistan and Central Asia, particularly the fertile tract of Trans-Oceania or Mawara-un-Nahar, transitional zone between Central Asia and lands of ancient civilization in East Asia, that is between rivers Oxus and Sir Darya, led to a gradual contraction of India's cultural and political influence in the area, which was largely Buddhist and affected India's overland trade with the China and West Asia and trade from the seaports. बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बोल दी। आइए एक एक करके समझाता हूं। ठीक है, देखिए, आई होप कुछ चीजें आपने पकड़ी होंगी, इसलिए मैंने पूरा एक बार में पढ़ाई है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ ये टॉपिक तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सो इस्लाम कहां से डेवलप हुआ? इस्लाम डेवलप हुआ सऊदी से, और सऊदी से बाहर निकला वो, तो सऊदी से बाहर कहां जाना चाह रहा है वो? ट्रेड किससे चल रहा है? ठीक है, देखिए, ये अगर आपका सऊदी वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका सऊदी का पेनिनजुला है, और ये अगर यहाँ पर इंडियन पेनिनजुला है, तो और ये अफ्रीका है, ये यूरोप वाला रीजन है, तो ट्रेड आ रहा है चाइना से, है ना। ये अगर हिमालय के ऊपर पामीर है, पामीर के ऊपर इधर गोबी डेजर्ट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बना दिया गोबी डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट है छोटा सा, तो ये जो मेनलैंड चाइना है ना, इधर से आ रहा है ट्रेड। अब मेनलैंड चाइना से ट्रेड दो रास्तों से आ रहा है, एक तो समंदर के रास्ते वो मलाया आएगा, चोल मलाया पर आक्रमण इसीलिए करना चाह रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो मलाया लोगों ने ऐसी, या अरबियों ने भी ऐसी नेवल टैक्टिक्स डेवलप कर ली थी कि भारत में उन्होंने स्टॉपेज लेना जो है वो जरूरी नहीं था उनको। भारत में कमाई क्यों है? क्योंकि जो शिप्स हैं वो कमजोर थी और उनको रुक रुक कर जाना पड़ता था, और भारत जो है वो मध्यस्थ का काम करता है, खुद प्रोड्यूस भी करता है और मध्यस्थ का काम भी करता है। ठीक है, तो इसलिए चोलों ने मलाया पर आक्रमण किया ताकि मध्यस्थ का काम मलाया करने लग गए थे, या यहाँ पर श्री विजयलाया जो है। ठीक है, तो चाइना से आने वाला ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते भारत के रास्ते वो अरब पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह वो अरब पहुंच रहा है। एक तो ये समुद्री रास्ता है, दूसरा जमीनी रास्ता है चाइना के रास्ते, पामीर के पठार, और ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है ना, यहां से जो है वो खुरासन वाले एरिया में एंटर करेगा, ट्रांस ओशियाना वाला रीजन खुरासन वाले एरिया में, और फिर वो आएगा डमस्कस। ठीक है, फिर वो आएगा कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, या फिर वो आएगा फिर अलेक्जेंड्रिया, और फिर इधर से यूरोप जाएगा। सो दैट मीन्स जिसके कंट्रोल में ये ट्रांस ओशियाना वाला रीजन है, ट्रांस ओशियाना वाला रीजन बहुत हरा भरा है। क्यों? क्योंकि दो नदियां हैं यहां पर, एक तो ये अमू दरिया ऑक्सुस, और एक यहां पर और है इस तरह सिर दरिया, ठीक है, जिसको जैक्सेस्ट्रस पढ़ा जाता है, कहीं यहां पर होगा। देखिए ये रहा, ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, ये नदी, ठीक है, ये अगर आपको दिख रही है, ये जैक्सेरेटस रिवर, और ये जो नदी आपको दिख रही है दूसरी, ये जो दूसरी नदी है, ये अमू दरिया पढ़ते हैं, इसको सिर दरिया पढ़ते हैं। ये जो अमू दरिया और सिर दरिया वाला जो रीजन है ना, यहां से आगे है आपका सेंट्रल एशिया बीहड़ है। ठीक है, तो चाइना से जो भी ट्रेड आ रहा है वो इस बीहड़ वाले एरिया से क्रॉस होके अमू दरिया वाले रीजन में आएगा, जो कि हरा भरा है। तो जिसके कंट्रोल में ये अमू दरिया वाला रीजन है, सिर दरिया वाला रीजन है, वो चाइना, उसके पास हरा भरा रीजन खुद का भी है, और चाइना से आने वाला ट्रेड भी वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो हरा भरा एरिया है ना, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो कमजोर हैं, और ये जो बंजर एरिया है ऊपर, ये वाली ट्राइब जो है वो ज्यादा कठोर हैं। ये है वो तुर्की लोग, यहाँ है वो मंगोल, यहाँ है वो उगिर लोग। ठीक है, तो ये जो कठोर लोग हैं ना, ये बार बार आक्रमण करते हैं और इस रीजन को लूटते चले जाते हैं। तो ये रीजन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। जिसने इस डिस्टर्ब्ड रीजन को कंट्रोल कर लिया वो चाइना से डायरेक्ट सी रूट उसका हो जाएगा। ठीक है, अब चाइना के शासक कोशिश करते हैं कि सेंट्रल एशियाटिक ट्राइब्स को हम कंट्रोल करें। ठीक है, फारसियों ने सोचा कि हम कंट्रोल कर ले, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अलेक्जेंड्रिया भी बनाई वहां पर, लेकिन वो ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने सोचा हम कंट्रोल करें,
लेकिन कोई भी इस बैक्ट्रियन रीजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ट्राइब्स बहुत कठोर हैं, आपस में लड़ती जा रही हैं अफगानिस्तान की तरह, राजपूतों की तरह, ठीक है, बहुत जुझारू लोग हैं। मोहम्मद साहब का डिजाइन यहां पर काम करता है। उन्होंने, या उसके बाद उनके जितने भी खलीफे हैं, उन्होंने क्या किया, कन्वर्जन करवाया इनका, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया कि इन जुझारू लोगों को लेकर आए, लड़ने में तेज थे, अरबियों से तेज थे, ठीक है, और इनकी जो ट्राइब्स थी ना, तुर्कियों की जो ट्राइब्स थी, उनके कोड जो है ना बहुत मतलब वफादारी वाले, बहुत इनके मतलब बेहतरीन कोड थे, लेकिन अपनी ट्राइब के लिए था, अपनी ट्राइब के लिए मर जाएंगे, जान दे देंगे। लेकिन कहने का मतलब जो उनका मास्टर है ना, उसके लिए बहुत वफादार, अदरवाइज बहुत वायलेंट। तो अरबियों ने क्या किया, इनको अपना गुलाम बनाया और बचपन से इनको पालना शुरू करते थे, तो उनके वफादार बन जाते थे, ठीक है। धीरे धीरे अरबियों ने इन तुर्कियों को अपना गार्ड बनाया और धीरे धीरे इनकी रैंक बढ़ाते गए, हो सकता है कोई वजीर तक पहुंच गए। फिर बाद में इन तुर्कियों को ही, अब्बासियों को ही जो है वो रिप्लेस कर दिया, किसने, गजनवीज ने और फिर गुरिड्स ने। ये कौन थे, तुर्की थे। और ये तुर्की जो है वो फिर इन्होंने तलवार की नोक पर एक्सपेंशन करवाया। क्यों, क्योंकि ये इनका पुराना ही कल्चर ही इनका लड़ाई झगड़े का है, इनका है ही, इनकी सीरत ही लड़ने वाली है, ठीक है। मतलब ये कॉमन एनोलॉजी है। इस कॉमन एनोलॉजी में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लेकिन हमें इतना पीएचडी थोड़ी करनी है हमें तुर्कियों पर। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि इन्वेजन्स जो हैं वो कैसे हुए, राइट। खैर, कहां पर थे हम, अब देखिएगा इस पॉइंट को आप समझिए। द राइज ऑफ इस्लाम, इट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट एशिया एंड ईरान। सो जहां जहां पर फारसी थे, वेस्ट एशिया वाला ये पूरा रीजन, ठीक है, ईरान वाला रीजन, इसको जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। खुरासन वाला रीजन, अफगानिस्तान में जुबलिस्तान, काबुलिस्तान, ये सारे रीजन जो है वो, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, इन सबको जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हिंदुस्तान जीतने में दिक्कत हुई, क्योंकि राजपूत बैठे हैं वहां, गुजर प्रतिहार, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर तुर्की ट्राइब्स को जीतने में दिक्कत हुई, मंगोलिस्तान को जीतने में दिक्कत हुई, क्योंकि वहां पर तुर्की बैठे हैं, जुझारू हैं वो भी, ठीक है। इट्स स्लो एक्सपेंशन इनटू खुरासन। खुरासन में स्लो एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली जुझारू ट्राइब्स हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पर्शिया कवरिंग ऑल्सो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। सो देख रहे हैं आप, ये खुरासन है, ठीक है। अफगानिस्तान, पारस का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और आगे सेंट्रल एशिया तक जाएगा, दिस इज खुरासन। एंड सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली द फर्टाइल ट्रैक्ट कॉल्ड ट्रांस ऑक्शियाना। सेंट्रल एशिया का, ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये जो राष्ट्र है ना सारे, ये सेंट्रल एशियाटिक राष्ट्र हैं। और ये ट्रांस ऑक्सियाना, दो नदियां हैं यहाँ पर, ऑक्सुस और जेक्सट्रेस। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जेक्सर्टस, जिसको सिर दरिया, और ऑक्सुस को कहा जाता है अमू दरिया, ठीक है। दरिया इज अ फारसी वर्ड फॉर रिवर, ठीक है। और मवारुन नहर यानी कि ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड लैंड्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन ईस्ट इंडिया। सेंट्रल एशिया को एक ट्रांजिशनल रीजन कहा जाता था, क्यों, क्योंकि यहां से मैंने बोला ना जुझारू ट्राइब्स हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद चाइना शुरू होता है इधर, ठीक है। सेंट्रल एशिया के बाद यहां पर इसके परे जो है वो चाइनीज ट्राइब्स हैं या चाइनीज नेशंस हैं। तो चाइनीज लोग अरेबिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अरेबियन लोग चाइना के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बीच में बैठे हैं तुर्की, मंगोली, उगिर, भयंकर ट्राइब्स हैं, लड़ाकू ट्राइब्स हैं, जुझारू लोग हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए, गुलाम बना लो और इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, हो जाएंगे कंट्रोल। लेकिन फिर इस्लाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, 2000 टर्किश इन्वेजन्स, ठीक है। बिटवीन द रिवर्स ऑक्सुस एंड सिर दरिया लेड टू अ ग्रेजुअल कंट्रैक्शन ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए, जब तक इस्लाम नहीं था यहां पर, जब तक यहां पर इस्लाम नहीं था, खास तौर पे ये अफगानिस्तान के ये जो काबुल और जुबलिस्तान वाला जो एरिया है, यानी गजनी वाला जो एरिया है, जब तक यहां पर इस्लामीकरण नहीं हुआ, तो यहां पर हिंदू शाहियों का कंट्रोल था। दैट मीन्स हिंदू, ब्राह्मण, बुद्धिस्ट कल्चर स्ट्रांग था। और इसी रास्ते ये जितनी भी मंगोल वगैरह जो ट्राइब्स हैं, ये जो शुरुआती तुर्की ट्राइब्स हैं, इन तक भी बुद्धिज्म पहुंचा, और चाइना तक भी बुद्धिज्म इसी रास्ते से पहुंचा है, ठीक है। तो जब तक इस्लाम यहां पर स्ट्रांग नहीं था, तब तक भारतीयों का ट्रेड यहां पर आसानी से हो रहा था, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग और हिंदू जो है वो, यानी वैष्णविक हो चाहे शैवाइट्स हो, उनका आपस में बन जाती है, और ये ट्राइब्स जो है वो आपस में अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस्लाम के आ जाने की वजह से ये ट्रेड जो है फिर वो स्टिफ हो गया। ये ट्रेड हिंदू जो है वो करना क्यों चाहते थे, क्योंकि हिंदू सिस्टम में उस समय
हिंदू सिस्टम में एक बहुत प्रचलित कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई मूंज घास जहां तक पैदा होती है, ठीक है, मूंज घास जो है वो सिंध के क्षेत्र में पैदा होती है, उसके बाद नहीं होती। जहां तक मूंज घास पैदा होती है उसके बाद का जो क्षेत्र है, उसके बाद के क्षेत्र में कोई भी अगर समुद्र पार करके जाता है, ठीक है, समुद्र पार करके यानी अरेबियन सी से अगर जाएगा कोई, या मतलब अगर वो एक सी सॉल्ट वाले रीजन को क्रॉस करके जाता है तो वो अपनी जाति खो बैठेगा। और भारतीय स्वर्ण वर्ण व्यवस्था में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अगर आपकी जाति अगर यानी कि अगर आपका धर्म भ्रष्ट हुआ तो तुरंत से गिर के आप शूद्र बन जाएंगे, ठीक है। तो जो भारतीय ट्रेडर्स हैं, जो खास तौर पर जो एलीट क्लास के थे, वो ज्यादातर खुद से ट्रैवल नहीं करते थे, अपने गुलामों को या अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते थे उनसे ट्रैवल करवाते थे ताकि उनका धर्म ना भ्रष्ट हो। और उनको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि जमीनी रास्ते से ट्रेड हो रहा था, क्योंकि ये सारा रीजन जो है वो इस्लामिक नहीं था और आराम से ट्रेड हो रहा था यहां पर, ठीक है। लेकिन जब ये सारा रीजन इस्लामीकरण हुआ और हिंदुओं के लिए समस्या बढ़ गई ट्रेड करने के लिए, तो अब उन्हें मजबूरन जो है वो समुद्र से ट्रेड करना पड़ा। और ये जो बहुत पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग कानून था, कई लोगों ने, कई ट्रेडर्स ने इस कानून को तोड़ दिया कि समुद्र जो है वो लांग कर नहीं जाना है, ठीक है। तो यही पॉइंट है बन रहा है यहां पर, देखिएगा। led to a gradual contraction of India's cultural and political influence in the area, which was largely Buddhist and affected India's overland trade with China and West Asia and trade from the seaports. इस्लाम के आ जाने की वजह से जो इंडियन ट्रेड्स है, खास तौर पे जो जमीनी मार्ग से ट्रेड है, ये जो है वो समस्या होने लगी। देखिएगा, ट्रेड गिल्ड्स, ट्रंक रोड्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज आपको समझाता हूं मैं क्या है। पूरी दुनिया में जितना भी सिस्टम खासतौर पर एंशिएंट और मेडिवल टाइम में, वो सारा ट्रेड के अराउंड चल रहा था, इकोनॉमी के आधार पर ही आपका एम्पायर है। तो ये जो पुराने ट्रेड गिल्ड्स हैं सिल्क रूट के, ये बहुत पुराना बसा बसाया सिस्टम था, वो अचानक से मुस्लिम्स ने चेंज कर दिया। तो भारतीय ट्रेडर्स फंस गए, अब ट्रेड कैसे करें। अगर वो इस रास्ते से ट्रेड करना चाहते हैं अब जमीनी रास्ते से, तो उनको हाई टैक्स देना पड़ता है जिससे उनकी कमाई घट जाती है। समुद्र से ट्रेड करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो अब क्या करें। तो ऐसे में उन्होंने जो है वो अरबियों से थोड़ा रिलेशन अच्छा बनाया, ठीक है। अरबियों को बुलाया कि तुम आओ, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, एक काम करो कि तुम आओ अपनी शिप्स लेकर, तुम हमारे पोर्ट्स पर आकर जो है वो अपने जो भी ट्रेड करना है हमारे पोर्ट्स पर आकर करो, और हम अपने शूद्र लोगों को, जो ऑलरेडी शूद्र, उनका धर्म तो क्या बिगड़ेगा, उन लोगों को हम आपके साथ भेजते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था बनी, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, यानी खुद का कंट्रोल नहीं है, टोल देना पड़ता था, कमाई कम होती थी, ठीक है। However, the rise of Arab sea traders revive India's sea trade, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना, अरब सी ट्रेड से इंडिया का ट्रेड रिवाइव हुआ। एक्सक्यूज मी, क्यों? क्योंकि अरब सी ट्रेडर्स पुराने ट्रेडर, पुराने खिलाड़ी, उनको पता है कि ये हिंदुओं का धर्म वरम का सिस्टम है, इनसे इनको घाटा है, हमें अपना फायदा देखना है। उन्होंने जब अपना फायदा देखा तो बदले में भारतीयों का फायदा कर दिया, क्योंकि ट्रेड तो दोनों साइड फायदा करेगा ऑब्वियसली। So, or did not keep themselves away on account of the sentiments in some quarters that trade across the salt seas or beyond the areas where the munj grass grew would lead to the loss of one's caste. तो ये भारत का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अरबियों को क्यों मानने की जरूरत है, उनका सिस्टम ही अलग है। तो अरबियों के देखा देखी कई भारतीयों ने भी ये कानून तोड़ना शुरू किया, और फिर इवेंचुअली, मतलब आप ये मान के चलिए कि अंग्रेजों के समय तक भी 18th 19th, यानी कि हम अगर 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो 1000 साल बाद 19th सेंचुरी तक भी ये आइडियोलॉजी कि समंदर पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं हो रहे थे, ठीक है। Thus Indian traders lived in the areas around the Persian Gulf and beyond, and Indian wades and craftsmen were being welcomed at courts of Abbasid Caliph in Baghdad. So मैंने आपको बोला ना, not just Indian craftsmen but बगदाद में अब्बासियों की कैपिटल, ठीक है, दमस्कस में थी कैपिटल उमायदों की, ठीक है। उमायद एम्पायर बहुत बड़ा था, तो उनकी छोटी छोटी कैपिटल्स और भी थी, लेकिन अब अरेबियन सी ट्रेड बढ़ा पर्शियन गल्फ से, तो भारतीय क्राफ्ट्समैनशिप की तो मतलब आज भी दाद दी जाती है, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो बगदादियों को भी थी उनकी कदर, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा देखिए अरेबियन रीजन उनके कंट्रोल में था, तो अफ्रीका से सोना जितना भी आ रहा है वो किसके पास है? अब्बासियों के पास।
भारत साउथ ईस्ट एशिया से कच्चा माल खरीद रहा है, ठीक है, अपना कच्चा माल भी तैयार कर रहा है या अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, फिर उसको अरबियों को बेच रहा है, अरबी बदले में सोना दे रहे हैं, ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, या उनका जो भी प्रोड्यूस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तेल दे रहे हैं, कच्चा तेल। सो भारतीयों की हमें प्रेजेंस जो है वो बगदाद की जो अब्बासिद की जो कोर्ट्स है वहां पर नजर आती है, ठीक है। अरब ट्रेडर्स सेटल डाउन इन मलाबार, बदले में मालाबार के क्षेत्र में अरब ट्रेडर्स जो हैं वो बसे। अब देखिए ये है आपका अरेबियन ट्रेड गिल्ड, ये मतलब इसको बोलते हैं मैरीटाइम, क्या बोलते हैं उसको, सिल्क रूट, ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रूट कहा जाता है। एक जो जमीनी सिल्क रूट है वो ये है, इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वो दो नदियां हैं, ऑक्सुस और अमू दरिया और सिर दरिया, ठीक है। अमू दरिया और सिर दरिया से जमीनी रास्ते से जो है वो ये आ रहा है सिल्क रूट, ठीक है। भारत से, बंगाल से जमीनी रास्ते से, ठीक है, गुजरात से जमीनी रास्ते से, राइट, और ये समुद्री रास्ते से ये ट्रेड हो रहा है, देख रहे हैं आप, सूरत, उसके अलावा कैलिकट, मुसलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स है। चाइना से देखिए मलाया जो पेनिनजुला है यहां से ट्रेड पहुंच रहा है, ठीक है, सुमात्रा वाले रीजन से ट्रेड आ रहा है, और अरेबिया एज वेल एज अफ्रीका एज वेल एज, मतलब देखिए यहां पर दोनों रेड सी और पर्शियन सी दोनों जगह ट्रेड हो रहा है। सो ये पुराने क्या है आपके, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर, दिस इज द मैरीटाइम सिल्क रूट, ठीक है, जिसमें मानसून का इस्तेमाल करके भी, लेकिन केवल मानसून के महीने में, आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून के साथ भी ट्रेड होता था, अदरवाइज कोस्ट टू कोस्ट जाना पड़ता था, नहीं तो हिंद महासागर बहुत तूफानी है, लेट्स जस्ट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैप आई होप आपको समझ आया होगा और इससे पहले का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द राष्ट्रकूटाज रूलर्स हु डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया, मालवा एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया अप टू 10th century वेलकम्ड द अरब ट्रेडर्स। राष्ट्रकूट के बाद आए चालुक्य, चालुक्यों को ही रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आए थे, ठीक है, लेकिन राष्ट्रकूटों के बाद जो है वो फिर से चालुक्य आ गए। लेकिन जितना भी जो भी एम्पायर रहा दक्कन क्षेत्र में, यानी इंडियन पेनिजुलर में, भले ही वो चोल हो, चेर हो, पांडे हो, पल्लव हो, राष्ट्रकूट हो, चालुक्य वेंगी के हो, ठीक है, गंगा हो, पाल हो, चाहे वो गुजर प्रतिहार हो, जो भी ये कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ जो भी एम्पायर है भारत का, उन सब ने अरबियों का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा है, ये खूबसूरती है भारतीयों की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरबियों ने किसी का स्वागत नहीं किया, अरबियों ने भी सबका स्वागत किया। ये ट्रेड, क्योंकि ट्रेड से जुड़े हुए थे, ये खूबसूरती थी उस समय के कल्चर की। लेकिन गंद डाला तुर्कियों ने, क्योंकि तुर्की जो है वो उस तरह के कल्चर से नहीं जुड़े हुए, वो बहुत ज्यादा ट्राइब से जुड़े हुए लोग हैं, कि ट्राइब के बाहर वाला कोई ट्राइब में नहीं आना चाहिए, ट्राइब का कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ट्राइब के लिए जान दे देंगे, उनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। ट्राइब्स का सम्मान ट्राइब का करते हैं, वो केवल अपने मालिक का सम्मान करते हैं। ऐसे में इस्लाम और तुर्किक ट्राइबल रूल्स, ये एक बहुत खतरनाक जो है वो कॉम्बिनेशन था। और फिर उन्होंने जो है वो दोनों डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में इन्वेड किया तुर्कियों ने अरबियों का सिस्टम भी धीरे धीरे चेंज करते हुए तुर्की जो है वो फाइनली प्रेजेंट डे नेशन अनातोलिया टर्की तक भी पहुंचे हैं। टर्की नाम रख दिया उन्होंने देश का, ठीक है, और उन्होंने पूरा सिस्टम जो है वो बदल दिया। फिर उसके बाद ये पूरा ट्रेड रूट जो है वो ऑटोमन एम्पायर खासतौर पे, लेकिन उन्होंने पर्शियन वेज को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। किन्होंने? जो पर्शिया के साइड मूव किए, क्योंकि पर्शियन बहुत रिफाइंड जो है वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर भी इनका रिलेटिवली तुर्कियों से बहुत ज्यादा रिफाइंड था। तो तुर्की जब पर्शिया के साइड मूव करे तो उन्होंने जो है वो काफी पर्शियन कल्चर को, अरबी कल्चर को एक्सेप्ट किया। लेकिन भारत के तरफ जब वो मूव करे तो राजपूतों से, भारतीय शासकों से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कई जगहों पर उन्होंने मतलब कि कल्चर एब्जॉर्ब भी किया, अपना कल्चर भी इंपार्ट किया। तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है, कल्चरल एस्पेक्ट देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको ट्रेड रूट समझना है और देखना है कि जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है, ठीक है, ये समझना है आपको, मैरीटाइम सिल्क रूट। आगे बढ़ते हैं। सो दक्षिण भारत में या दक्कन वाले एरिया में राष्ट्रकूट स्ट्रांग है। राष्ट्रकूटों ने अरबियों को ना ही केवल ट्रेड करने की आजादी दी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर पोर्ट्स में तुम्हें मस्जिद बनाना है तो बनाओ, ठीक है, मौज लो, लेकिन ट्रेड करो हमारे साथ खुल के। द अब्बासिड्स एम्पायर विच रीच्ड इट्स जेनिथ इन 9th century comprised at its height the areas of Constantinople and Egypt to Central Asia एंड द अरेबियन पेनिनजुला। तो अब्बासियों का मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये अब्बासियों का एम्पायर है। सो अब्बासियों का एम्पायर जो है वो काफी बड़ा था,
और काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इनके कंट्रोल में था ही, ठीक है। रेड सी का, पर्शियन गल्फ का, खुरासन, ट्रांसओक्सानिया से आने वाला पूरा ट्रेड रूट, भारत से आने वाला, खैबर बोलन दर्रे से आने वाला पूरा ट्रेड रूट, कॉन्स्टेंटिनोपल से आने वाला पूरा ट्रेड, ये सारा जो अफ्रीका से आने वाला पूरा ट्रेड, इजिप्ट के रास्ते, सब जो है वो अब्बासियों के कंट्रोल में था, ठीक है। सो पूरी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को अपने कंट्रोल में करे बैठे थे अब्बासी, राइट। लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ 9th century व्हेन द अब्बासिद एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, अ सीरीज ऑफ अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट अरोज। अब्बासियों के जाने के बाद तुर्कियों के पास जब पॉलिटिकल कंट्रोल आया, ये वही तुर्की हैं जिनको पहले अपना स्लेव बनाकर जो है वो अरबियों ने अपॉइंट किया था, और फिर उन्हीं तुर्कियों ने जो है वो अब्बासियों को या अरबियों को पॉलिटिकल शक्ति से उतार दिया, ठीक है। दीज स्टेट्स वर इंडिपेंडेंट in all but name, and as they accepted the nominal suzerainty of the caliph, who legitimized their position by granting them a formal letter or मंशूर। अब देखिए, कैलिफ जिसको कहेगा केवल वही इस्लामिक बैनर के अंडर शासन कर सकता है, ऐसा माहौल था, ठीक है। खलीफा बैठे हैं बगदाद में लेकिन कमजोर हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। तुर्कियों के पास गजनवी, अफगानिस्तान, ठीक है, जाबुलिस्तान वाला जो रीजन है ना, गजनी वाला जो रीजन है, वहां पर धीरे धीरे जो है वो एक तुर्की ट्राइब, गजनी जो ट्राइब है वो मजबूत होती जा रही है, ठीक है। तो खलीफ क्या करेगा, खलीफ कहेगा कि चलो तुम सुल्तान का टाइटल लो। खलीफ एक मंशूर लिख के देगा, उसे एक लेटर लिख के देगा कि मैं तुम्हें, तुम्हारी पॉलिटिकल अथॉरिटी को मैं रिकग्निशन देता हूं। जैसे अमेरिका जो है वो बड़े यूनाइटेड नेशन के राष्ट्र किसी राष्ट्र को रिकग्निशन देते हैं, तब वो राष्ट्र माना जाता है। तो उसी तरह खलीफा जो है वो किसी एक ट्राइबल लीडर को रिकग्निशन देंगे तो वो सुल्तान माना जाएगा, ठीक है। तो वो मंशूर देता है, राइट, और लेजिटिमाइज करता है उसके शासन को। अदरवाइज खलीफा फिर चैलेंज कर सकता है और उसे जीत सकता है, ठीक है, लेकिन जीत पाएगा नहीं क्योंकि खलीफा के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन खलीफा अपनी रिलीजियस अथॉरिटी बनाए रखना चाहता है, इसीलिए बांट देता है मंशूर की, लो चलो कोई बात नहीं, तुम बन जाओ, तुम ज्यादा मजबूत हो गए हो। तो यानी कि जिस तरह मैंने बताया था ना कि यूएसए ने सीआईए को बनाया और सीआईए फिर यूएसए की सरकार को कुत्ता बना के घूमता है, ठीक है। मैंने आपको जो एक इमेज दिखाई थी, खैर नहीं दिखाई तो आगे दिखाऊंगा, एक मतलब सेटायर है, एक सेटायरिकल एक डिपिक्शन है कि किस तरह सीआईए ने मतलब यूएस की गवर्नमेंट को जो है वो अपना पालतू कुत्ता बना लिया। खैर उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन कोर्स ऑफ टाइम रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स बिगेन टू कॉल्ड सुल्तान्स। मोस्ट ऑफ दिस सुल्तान्स वर तुर्क्स। ये सुल्तान जो है वो कौन थे, तुर्क थे। क्यों, देखिएगा, बेसिक फंडा ये था कि ये है आपका सैसेनिड एम्पायर जो कि पारसियों का था। ये है आपकी अरेबियन ट्राइब्स। अरेबियन ट्राइब्स जो है वो कन्वर्ट हुई इस्लाम में। इस्लाम ने जो है वो सैसेनिड यानी फारसियों को कन्वर्ट किया इस्लाम में। इस्लाम ने धीरे धीरे अफ्रीका को कन्वर्ट किया, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर खलीफों ने अफ्रीका को कन्वर्ट किया इस्लाम में। लेकिन ये ऊपर जो नजर आ रही है ना आपको, ईस्टर्न गोरतुक खानेट और वेस्टर्न गोरतुक खानेट, खान जो वर्ड है ना उसको इस्लाम के साथ मत जोड़िए। खां वर्ड का मतलब होता है मिलिट्री जनरल, ठीक है। खां एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब है मिलिट्री जनरल, और जो खानेट है वो तुर्की खानेट बहुत पुरानी है, ठीक है। सो इस्लाम के एस्टेब्लिश होने से पहले से ही खानेट थी, और तुर्कियों की ये खानेत नजर आ रही है आपको, ये सेंट्रल एशियाटिक है और ये आपका मंगोलियन जो है वो खानेत है। तो ये जो तुर्की है ये बहुत, मैंने आपको बोला ना, ट्रेड कहां से आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, ये है चाइनीज सुई डायनेस्टी और ये मेनलैंड चाइना है। यहां से ट्रेड जो है वो बहुत मुश्किल से सरकता हुआ एंटर करेगा। ये जो पठारी क्षेत्र है इधर से, कहां पर, पर्शियन एरिया में, और पर्शिया से फिर वो धीरे धीरे पहुंचेगा यूरोप। और इधर बैठी हैं जो ट्राइब्स, जो लड़ाकू ट्राइब्स है, जो जुझारू ट्राइब्स हैं, वो इस ट्रेड रूट को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। इस्लामिक जो खलीफा है वो क्या चाहते हैं, वो इस्लामिक खलीफा चाहते हैं कि हम इन्हें कंट्रोल करें, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो अरबी हैं उन्होंने पहले एक एक करके जो है वो इन ट्राइब्स को अपने अंडर लिया, छोटी छोटी ट्राइब्स को, ठीक है। उनको अपना जो है वो पर्सनल गार्ड्स, पर्सनल सैनिक मतलब जो है वो अपॉइंट किए। फिर वो धीरे धीरे शक्ति में बढ़ते गए, और जैसे मान लीजिए कि किसी एक जो है वो पर्टिकुलर खानेत या किसी एक पर्टिकुलर टर्की ट्राइब ने किसी अरेबियन खलीफा के अंडर जो है वो सर्विस करनी शुरू करी। कुछ समय बाद वो ट्राइब बहुत मजबूत हो गई, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो यही तो हुआ ना, गजनविड कैसे अलग हो गए। वो ट्राइब पहले सर्विस दे रही थी किसे,
वो ट्राइब, वो जितना भी वो ग्रुप था टर्कियों का, वो सर्विस दे रहा था खलीफा को। बाद में वो मजबूत हो गए, खलीफा की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, खलीफा ने रिकॉग्निशन दे दी कि चलो तुम सुल्तान रहे। ठीक है, तो यही पूरा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। इसी तरह बहुत सारे सुल्तान हमें तुर्की नजर आएंगे। द टर्क्स हु वर नोमैड्स, नोमैड्स यानी कि बंजारे थे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ट्रांस ऑक्सियानिया से ऊपर का जो रीजन है ना, बंजर है, ज्यादा कुछ खास उगता है नहीं इसमें। ठीक है, इस रीजन में ज्यादा कुछ खास उगता है नहीं, केवल ये है हरा भरा रीजन। ठीक है, इसके बाद ये भी बंजर है और यहां पर भी आगे काफी दूरी तक बंजर एरिया है। तो यहाँ की जो ट्राइब्स है नोमैड्स है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपने जानवरों को, पशुओं को ले जाती रहती है, खास तौर पे घोड़े। ये जो स्टेपे का एरिया है ना, यहाँ पर बहुत बेहतरीन किस्म के घोड़े हैं। और यही लोग, ये जो तुर्की ट्राइबल है ना, मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले घोड़ों को डोमेस्टिकेट किया और घोड़ों का इस्तेमाल एज अ वॉर वेपन की तरह, वॉर मशीनरी की तरह इस्तेमाल इन्होंने किया और आर्चरी डेवलप करी इन्होंने घोड़ों के ऊपर, जो कि मंगोल्स आर्चर्स के रूप में या मंगोल्स जो कैवलरी के रूप में हमें डेवलप होती हुई नजर आती है। वो पहले तुर्की ट्राइब्स के पास भी थी वो कला कि घोड़े पे बैठकर बेहतरीन जो है वो धनुर्धर थे उनके पास। ठीक है, बेहतरीन आर्चरी करते थे घोड़े पर बैठ के। खैर, lived in areas known as Mongolistan and Xinjiang since 8th century, been infiltrating into the region called Transoxiana। ठीक है, तो ये टर्किक ट्राइब्स हैं। ये आपका अराल सी है, इसके आसपास जो दो नदियां हैं, आमू दरिया और सिर दरिया, इस एरिया को बोला जाता है ट्रांसऑक्सियाना। और जो ट्राइब्स हैं वो यहां पर रह रही हैं ऊपर। तो 8th सेंचुरी तक आते आते इन ट्राइब्स ने इस ट्रांसऑक्सियाना वाले रीजन पर इन्वेड करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि केवल तभी किया, उससे पहले भी चल रहा था, इन्वेजन चलता रहता था। ये बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास खाने कमाने को कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये नोमैड्स हैं और इनको घोड़े चलाने आते हैं बढ़िया, तो ये आते हैं, अटैक करते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली बहुत उपजाऊ भूमि है और ये ट्रेड रूट है इधर से। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा प्रॉस्पर एरिया है, जहां पर भारत से भी काश्मीर के रास्ते ट्रेड आ रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान वाला, जुबलिस्तान और काबुल वाला ट्रेड भी हो रहा है, तो बहुत रिच एरिया है ये, सिल्क रूट है पुराना। ठीक है, तो इन्होंने इन्वेड करना शुरू किया मंगोलिस्तान और सिंकियांग। अब मंगोलिस्तान कहां पर है? ये आपका मंगोलिस्तान है ऊपर, और सिकियांग जिसको जीजियांग भी पढ़ा जा सकता है, यहां पर पामीर के पठार वाला जो एरिया, दिस इज जीजियांग, जो प्रेजेंट है किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, जहां पर उगिर लोग हैं, है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उगिर्स का, वो है जीजियांग या सिंकियांग के लोग। ठीक है, आगे देखिए। अब इस्लामाइजेशन ऑफ टर्क्स ऑफिशियली पढ़ लेते हैं हम कि टर्क्स का इस्लामाइजेशन आखिर हुआ कैसे। Iranian rulers of the area and the Abbasid caliphs bought in the Turks as mercenaries and slaves and recruited them as palace guards। तो जब इस्लाम धर्म डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले ससनिद पर्शियन एम्पायर था। तो ये जो ससनिद पर्शियंस थे, ये भी तुर्की लोगों को गुलाम बनाकर अपना खुद का गार्ड बनाते थे, क्योंकि वो लोग बहुत बेहतरीन जो हैं वो लड़ाके थे। उनकी जो वॉरिंग जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो पर्सनल गार्ड के तौर पर, और बहुत लॉयल थे अपने मास्टर के लिए, तो पर्सनल गार्ड्स के रूप में वो बेस्ट थे। ठीक है, तो ये सेम प्रैक्टिस जो है वो पर्शियंस ने भी रखी। और जब पर्शियंस को अब्बासियों ने यानी कि अरबियों ने रिप्लेस किया, तो अरबियों ने भी ये सेम ट्रेंड चलाया कि तुर्कियों को गुलाम बनाकर अपना सर्वेंट बनाया जाए और पैलेस गार्ड्स वगैरह यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो है वो सैन्य पोजीशंस उनको दी जाए। टर्किश इमिग्रेंट्स बिकेम इस्लामाइज्ड एंड पर्शियनाइज्ड। टर्की से आए वो, अब उनको अगर गार्ड बना रहे हैं तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट भी किया जाएगा बचपन से ही, क्योंकि ट्रेन किया जाता है। ठीक है, और उनको पर्शियन, अब देखिए यहां पर पॉइंट ये है कि अरबी लोग निकले अरब से, लेकिन पर्शिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में लिया ना उन्होंने, तो उन्होंने पर्शियन भाषा को नहीं बदला, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने पर्शियन में चलने दिया। इनफैक्ट अरबी और पर्शियन दोनों पैरेलल चली काफी लंबे समय तक, कॉन्फ्लिक्ट रहा लेकिन चली पैरेलल। ठीक है, तो अगर टर्की लोग इस्लाम में आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना आपके लिए, अगर टर्की लोग इस्लाम में आ रहे हैं तो वो उनका पर्शियनाइजेशन होगा, ना कि अरबीकरण। वो अरबी नहीं सीखेंगे, वो फारसी सीखेंगे। इसलिए भारत में जब तुर्की आक्रमण करते हैं तो वो फारसी एडमिनिस्ट्रेशन, वो फारसी भाषा लेकर आए। ठीक है, चाहे वो दिल्ली सुल्तान हो, चाहे वो मुगल्स हो, वो फारसी लेकर आए अपने साथ, वो अरबी नहीं लेकर आए। वो अरबी जानते थे लेकिन वो अरबी एज एन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि अरबी आई है अरेबियन रीजन से, और देख रहे हैं आप, ये टर्की का रीजन है, ये अरेबियन रीजन है और ये फारसी रीजन है।
एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ चल रहा है? फारस का। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग और एफिशिएंट किसका है? फारस का है। तो अरबियों ने भी फारस का एडमिनिस्ट्रेशन यानी पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन और पर्शियन भाषा एक्सेप्ट करी। क्यों? क्योंकि भारत के साथ भी पर्शियन भाषा और पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन का पहले से पुराना रिलेशन था। अगर अरबी अपनी भाषा अपना एडमिनिस्ट्रेशन रिप्लेस करते तो ट्रेड क्या होता? ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता ना। तो सिल्क रूट के ट्रेड को डिस्टर्ब ना होने के लिए अरबियों ने यानी कि उमायद ने, अगर या उमायद या उससे पहले के जो खलीफा रहे, उन्होंने अगर फारस को, पर्शिया को अपने कंट्रोल में लिया तो उन्होंने पर्शियन कल्चर, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह नहीं बदला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब टर्की पर्शिया में आते हैं तो उनका इस्लामीकरण और पर्शियनाइजेशन होता है, ना कि अरबीकरण। ठीक है, उनका अरेबियन कल्चर में वो नहीं ढलते, वो पर्शियन कल्चर में ढलते हैं। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे एसिमिलेटेड द इरानियन लैंग्वेज एंड कल्चर which was dominant in the region. Even earlier, both Arabic and Persian had been languages of the ruling classes, and Persian culture and administrative practices had influenced Abbasids. मैंने आपको बताया ही, अरबी और पर्शियन दोनों रूलिंग क्लासेस की भाषा थी, लेकिन जो डोमिनेंट कल्चर था वो फारसी कल्चर था, जो डोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो फारसी था, बिकॉज इट वॉज एफिशिएंट एंड इट वॉज बेटर रिफाइंड, और ये बसा बसाया था। क्यों? क्योंकि जो खास तौर पे जो जमीनी ट्रेड है वो तो फारसी रीजन से ही हो रहा है ना, जमीनी ट्रेड अरबी रीजन से थोड़ी हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। टर्क्स फॉट द टर्किश ट्राइब्स विच हैड नॉट कन्वर्टेड एंड लेटर एक्सपेंडेड इनटू इंडिया। अब इन टर्क्स ने क्या किया? जिनका इस्लामीकरण हुआ, उन टर्क्स ने क्या किया? उन्होंने अन्य टर्किश ट्राइब से लड़ाई करी और फिर फाइनली उन्होंने भारत में एंटर कर दिया। The dynasty that came after the fall of Abbasids were Samanid dynasty, Ghaznavid dynasty, Seljuks, Khwarezmi. The Khwarezmi empire was destroyed by Mongol Genghis Khan. So ये जो सामनिद, गजनविड, सेल्जुक, ख्वारिज्मी, ये सब तुर्की हैं। खिलाफत अब्बासियों के बाद फतमिद के पास गई, अब्बासियों के बाद जो है वो फतमिद वगैरह इनके पास, इन अरबियों के पास खिलाफत रही, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल, बड़ी डायनेस्टीज, खासतौर पे ईरान वाला जो एरिया है, इस पर कंट्रोल जो है वो किसका रहा? पहले सामनिद डायनेस्टी, फिर उसके बाद गजनविड, फिर सेल्जुक, फिर ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी को फाइनली जो है वो उखाड़ कर फेंका गेंगिस खान ने, और पूरा का पूरा मंगोल रीजन आ गया वहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैप के माध्यम से दिखाऊंगा मैं आपको ये पूरा जो चक्र है ना, ठीक है, तुर्कियों का इस्लामीकरण कैसे हुआ, ये सभी, ये पूरा जो है वो आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा मैं। देखिएगा नेक्स्ट। दीज एम्पायर्स फॉट ईच अदर as also smaller potentates in region whom they tried to subordinate. In the fierce battle of survival in the West and Central Asia, military efficiency was considered the most valuable asset. This led to growth of militarism, which spelled immediate danger to India and its outlying areas, Zabulistan and Afghanistan, which till then had not been converted to Islam. देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये अब्बासिद खलीफत धीरे धीरे आपको जो है वो समनिद एम्पायर को श्रिंक करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, समनिद कौन है? अच्छा, समनिद हैं आपके तुर्की। उल्टा बोल दिया मैंने। ये पूरे रीजन पर अब्बासियों का कंट्रोल था, लेकिन अब्बासियों से कंट्रोल छीनकर ये रीजन जो है वो समनिद तुर्कियों ने अपने हाथ में लिया। देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूं, यहां पर पूरा जो है वो अब्बासियों कंट्रोल होना था, लेकिन समनिद, ये जो अनसर्कल्ड है ना लाल, समनिद तुर्कियों ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, अब देखिए, समनिद तुर्की है, तुर्की क्या है? ट्राइब्स है, उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आने लगी। वो जो ट्राइब्स है वो कैसी ट्राइब्स है? लड़ाकू ट्राइब्स है, वॉरिंग ट्राइब्स है। तो वॉरिंग ट्राइब्स आपस में लड़ने लगी कि नहीं मैं कंट्रोल करूंगा, नहीं मैं कंट्रोल करूंगा। ठीक है, सो जब वो आपस में लड़ने लगी तो सबसे स्ट्रांग कौन होगा? जिसकी मिलिट्री सबसे स्ट्रांग होगी। तो यहां पर तुर्कियों में मिलिटरिज्म जो है वो बढ़ता गया, इसीलिए टर्किश रिलेटिवली अरबियों से ज्यादा जो है वो एग्रेसिव है। क्यों? पहले तो उनका ऑलरेडी जो है वो वॉरिंग बैकग्राउंड है, फिर उनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आया, तो वो और एक दूसरे के साथ लड़ते गए, और उनका कंक्लूजन ये था कि सबसे स्ट्रांग वही जिसके पास सबसे बड़ी सेना। ठीक है, तो समनिद एम्पायर आया, आपको दिख रहा है यहां पर मैप में, समनिद ने जो है वो अब्बासियों का कंट्रोल, देख रहे हैं आप, ईरान से छीन लिया है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गया गजनविड। समनिद के बाद जो है कौन आया? गजनी। और गजनविड एम्पायर देखिए भारत तक एंटर कर गया है, देख रहे हैं आप, भारत में, और भारत में गुर्जर प्रतिहार टूट गया है। ठीक है, भारत में गुर्जर प्रतिहार
देखिए सोलंकी, सोलंकी कौन है? चालुक्यस के लिए एक और वर्ड है सोलंकी। परमार, चौहान, तोमर, प्रतिहार, ठीक है, इस तरह जो है वो गुर्जर प्रतिहार टूट गया, लेकिन गजनविड एम्पायर जो है वो फैल गया। और उसके अलावा देख रहे हैं आप मुकरान, कुसदार, फारस, ये सारी क्या है? ये छोटी छोटी टर्किश ट्राइब है। अब ये टर्किश ट्राइब आपस में लड़ रही है, उनमें सबसे बड़ी जो है वो गजनविड निकल आई। पहले ससनिद, ससनिद के बाद गजनविड। यही तो गजनविड इन्वेजन है फिर उन्होंने भारत में किया। देख रहे हैं ना आप, ये ससनिद हैं, ससनिद को जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर जो गजनी वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर गजनी वाला रीजन है, वहां पर एक ट्राइब जो है वो डेवलप होती गई। फिर उनके पास क्या रास्ता है? या तो वो खलीफों को हराएं, लेकिन खलीफे उनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और वहां से कमाई है नहीं, तो कमाई कहां पर है? अब कमाई है इंडिया में, तो इंडिया को लूटना है उन्होंने, इंडिया को ही उन्होंने लूटा। तो ये है भारत में इन्वेजन करने का कारण ये है कि एक साइड खलीफे थे और खलीफे जो है वो वेल एस्टेब्लिश थे, कमजोर थे लेकिन फिर भी थे तो एस्टेब्लिश्ड, बिजनेस रूट वगैरह सारे उनके पास थे। तो अब अगर तुर्कियों का पैसा कमाना है तो उनको नया रीजन जीतना पड़ेगा। भारत में पहले वो अटैक नहीं कर पा रहे थे, जैसे समनिद है वो भारत पर अटैक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां पर देखिए गुर्जर प्रतिहार बैठे हैं, ठीक है, इधर मुल्तान में, इधर जो है वो हिंदू शाही वगैरह सारे स्ट्रांग शासक हैं, इसलिए समनिद भारत पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे गजनविड आया, या गजनविड जो है वो मतलब तुर्की जो है वो सुल्तान डेवलप हुए, और भारत में गुर्जर प्रतिहारों के टूट जाने की वजह से छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स बन गए, इसलिए अब जो है वो तुर्की भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। अदरवाइज भारत को कंट्रोल करने की कोशिश या भारत में एंटर करने की कोशिश तो अरबियों ने भी करी, ठीक है, फिर उसके बाद खलीफों ने भी करी। अब तुर्कियों में कामयाब केवल गजनी हो सका क्योंकि गुर्जर प्रतिहार टूट गया था। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए। सो नेक्स्ट मैप देखा हमने, गजनविड एम्पायर भारत में एंटर कर गया। जब मैं आपको आगे अगला ही टॉपिक गजनी इन्वेजन कराऊंगा ना, तो ये मैप आपको फिर से दिखाऊंगा तो डिटेल में समझ आएगा। आज मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि माहौल था क्या उस समय, है ना, इंडिया का माहौल क्या था, आसपास का माहौल क्या था, और किस तरह इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपके सेल्जुक्स, ठीक है। गजनवी के बाद कौन आए? गजनवी के बाद आए सेल्जुक। सेल्जुकों में से, इन सेल्जुकों में से मेमलुक्स निकलकर भारत पहुंचे, ठीक है, यहां पर भी गौरी डेवलप हुआ है। सो सेल्जुक्स ने ज्यादा ध्यान दिया कि हम किसको कंट्रोल करें? सेल्जुक्स ने ध्यान दिया कि कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल करें, ठीक है। गजनविड कॉन्स्टेंटिनोपल तक जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, यानी कि इस रीजन को कंट्रोल नहीं कर सके, उन्होंने भारत में एंटर किया। लेकिन सेल्जुक ने क्या सोचा कि भारत को रहने दो, तुम पहले कॉन्स्टेंटिनोपल वाले एरिया को और ये रेड सी और पर्शियन गल्फ वाले ट्रेड रीजन को कंट्रोल करो, क्योंकि भारत से जितना भी ट्रेड आ रहा है वो आएगा तो इसी रास्ते से। तो भारत में उलझने से अच्छा है तुम इस रीजन को, रेड सी वाले को, पर्शियन गल्फ वाले ट्रेड रूट को, और ये पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल मेडिटेरेनियन जो ट्रेड रूट है, इस सबको अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो सारा ट्रेड तो आने ही इधर वाला है, तो इधर बैठ के खाएंगे ना आराम से। तो सेल्जुकों ने इवेंचुअली सारा एम्पायर जो है वो कंट्रोल किया। और यहाँ पर देख रहे हैं ये खलीफत कहाँ पर है? खलीफत फातमिद के पास है, फातमिद बैठे हैं यहाँ पर। और सेल्जुक कौन है? सेल्जुक सुल्तान है, समझ रहे हैं? सेल्जुक सुल्तान है और खिलाफत फातमिद के पास है। लेकिन फातमिद के पास क्या नहीं है? फातमिद के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आता है, दिस इज ख्वारिज्मिद। अब ख्वारिज्मिद में देखिए, अब ख्वारिज्मिद के हाथ से छूट गया रीजन, कौन सा? ये पूरा ईरान, इराक और टर्की वाला जो रीजन है ये छूट गया। अब ये केवल और केवल ईरान वाले रीजन पर स्ट्रांग रह गए, यानी कि जो रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है ये इनके हाथ से छूट गया, ठीक है। वहां पर अयूबिद सुल्तनत ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और भारत से, मैं भारत के पड़ोस में बता रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे भारत के पड़ोस में, क्योंकि ये ख्वारिज्मी जो है वो, जब मैं आगे भारत मतलब मेडिवल हिस्ट्री कराऊंगा इंडिया की, तो ख्वारिज्मियों का नाम बार बार आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ख्वारिज्मी कहाँ एक्टिव है। तो इस रीजन में देख रहे हैं आप, ईरान और ऊपर सेंट्रल एशिया वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, अफगानिस्तान में भी जो अपर अफगानिस्तान है यहाँ पर एक्टिव है पूरे के पूरे ख्वारिज्मी, ठीक है। ख्वारिज्मी को फिर रिप्लेस किया किसने? मंगोल्स ने। और मंगोल्स में ये चंगेज खान का आप देख रहे हैं, चंगेज खान ने यहाँ पर ख्वारिज्मी को, और ये चंगेज खान के जाने के बाद, जब मैं चंगेज खान पढ़ाऊंगा तो ये मैप आपको दिखाऊंगा। और ये चंगेज खान ने अपने जितने भी एबल जनरल्स हैं उनके नाम पर जो है वो बांटा हुआ है, ठीक है। और चंगेज खान के जाने के बाद खानेट जो है वो बट गई, ठीक है। तो खानेट ऑफ ग्रेट खान, चगाती की खानेट, ठीक है, खानेट ऑफ गोल्डन हॉर्ड और इल खानेत, तो ये जो है वो चार आप मुख्य खानेत जो है वो देख सकते हैं। भारत में एंटर नहीं किया, क्यों नहीं किया चंगेज खान ने? आगे आने वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। तो मंगोल्स ने यहां से देखिए, मंगोल्स ने ख्वारिज्मी को हटा दिया है,
राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जुबलिस्तान और काबुलिस्तान कहाँ है, तो ये है जुबलिस्तान और काबुलिस्तान। जुबलिस्तान जो है वो गजनी शहर से और काबुलिस्तान काबुल शहर से, ठीक है। ये जो गजनी शहर है ना, यहां से फिर डेवलप हुआ है आपका जो गजनी जो सल्तनत है वो पूरी की पूरी, ठीक है। और गजनी सल्तनत ने दोनों डायरेक्शन में एक्सपेंड किया और खास तौर पे सक्सेसफुली भारत में। तो ये जुबलिस्तान कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गजनी के आसपास जुबलिस्तान है। आगे देखिए, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन। सो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी भारत की। तो मैंने बहुत बड़ा हिस्सा तो समझा दिया है इसका आपको कि उस समय पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, ठीक है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अ मोसाइक ऑफ मेनी किंगडम्स ऑफ वेरिंग साइज एंड स्ट्रेंथ. द नेबरिंग किंगडम्स कॉन्स्टेंटली इंडल्ज्ड इन वॉरफेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज. Political disintegration in North and Central India can be traced to the death of Harshvardhane. So Gupta Empire एंड फॉर दैट मैटर अशोका के जाने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था इंडिया में, ठीक है। और धीरे धीरे फ्यूडलिज्म की तरफ इंडिया बढ़ रहा था। बट गुप्ता एम्पायर के बाद, वर्धन के बाद, गुप्ता एम्पायर के बाद बड़ा शासक नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट वर्धन आया या पुष्यभूति आए। पुष्यभूतियों के बाद जो टूटा है इंडिया, खास तौर पे ये जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल शासक और उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी जो ट्राइबल जो मतलब राष्ट्र में बट गया, वो सारे आपस में सुप्रीमेसी के लिए लड़ते रहे। लेकिन जब तक बड़ी शक्तियां लड़ती रही ना, और खास तौर पे गुर्जर प्रतिहारों के रूप में जब तक खड़े रहे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, तब तक कोई मेनलैंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर सका। लेकिन जब ये भी आपस में एक दूसरे को एग्जॉस्ट कर दिया इन्होंने और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, चौहान, परमार, प्रतिहार, गढ़वाल, कलचुड़ी, ठीक है, राजपूत, हिंदूशाही, ये सारे छोटे छोटे जब टुकड़ों में टूट गए तब, और उस तरफ दूसरी साइड इस्लाम की पॉलिटिकल बागडोर मोर मिलिटरली एफिशिएंट एंड मोर मिलिटरली कैपेबल तुर्कियों के हाथ में आ गई, तो एक इन्वेजन जो है वो इनेविटेबल हो गया, ठीक है। ऑन द रूइंस ऑफ वर्धन एम्पायर अ नंबर ऑफ न्यू किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये है आपका हर्षा का एम्पायर। हर्षा के एम्पायर के समय गॉड जो है वो मौजूद था। हर्षा ने जो है वो गॉड वाले रीजन को अपने एम्पायर में कंट्रोल किया। मैत्रक वाला जो रीजन है इसको भी हर्षा ने अपने एम्पायर में लिया। लेकिन नीचे चालुक्य, पल्लव, पांड्या, चेरा, ये सब एक्टिव हैं। तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इकट्ठा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि कोई बाहर से आकर अटैक भी नहीं कर सकता, ठीक है। और हर्षा के जाने के बाद जब तक प्रतिहार मौजूद रहे और जब तक प्रतिहार स्ट्रांग रहे, तब तक अरबियों की हिम्मत नहीं हुई आने की। लेकिन एक बार प्रतिहारों का टूटना और पॉलिटिकल शक्ति अरबियों के हाथ से निकलकर तुर्कियों के हाथ में आना, और तुर्की जो कि हाईली मिलिटराइज्ड और ज्यादा खूंखार किस्म के थे, तो इन्वेजन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो भारत का इस्लामिक इन्वेजन केवल एक कारण से नहीं है कि इस्लाम धर्म जो है वो लेकर आए, मल्टी फैक्टर्स हैं। उन मल्टी फैक्टर्स को आपको डीपली समझना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये था उस समय का माहौल। तो ये है हर्षा के दौरान, ठीक है, और ये है हर्षा के बाद। अगला मैप है ये हर्षा के बाद। तो हर्षा के बाद गुजरातरा, नीचे यहां पर वल्लभी है, नीचे चालुक्य है, यहां पर बण है, इधर देखिए कलिंग है, उत्कल है, मगध है, ठीक है, कन्नौज है, नीचे गंगाज, पल्लव, पांड्या, चेरा, अलूपा, ये टूटे हुए स्मॉल ट्राइबल रिपब्लिक्स तांक हैं। और ये सिंध में चाच हैं। चाच जो है वो अभी भी हिंदू शासक हैं, ठीक है। जबुल में हिंदू हैं, हिंदू शाही है इधर ऊपर, ठीक है। अफगानिस्तान में अभी भी हिंदू हैं, इनका भी इस्लामीकरण नहीं हुआ। सो दिस वाज बिफोर द इस्लामीकरण ऑफ इवन जबुलिस्तान और अफगानिस्तान वाला और सिंध वाला एरिया, जब तक अरबी लोगों ने यहाँ पर अटैक नहीं किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से पहले का आप मान सकते हैं इसे, ठीक है। बट आफ्टर हर्षा, यानी आप मान सकते हैं कि 650 के बाद का इंडिया ही कुछ इस ये हाल था। देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, लेकिन अभी भी गुर्जर प्रतिहार और कुछ ये जो लड़ाकू ट्राइब्स इधर बैठी हैं, ये इतनी मजबूत है कि कोई अभी एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी ना, और उस साइड तुर्की आ जाएंगे, तो इन्वेजन सक्सेसफुल होगा। आगे देखिए, दीज किंगडम्स वर नॉट बाउंड बाय एनी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, ठीक है। कोई नेशनैलिटी की भावना तो 19वीं सेंचुरी में जाकर आई है भारतीयों में एक्टिवली। दो सम ऑफ दीज किंगडम्स वर क्वाइट एक्सटेंसिव एंड पावरफुल, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार चालुक्यों को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट, मगध में पाल शासक आएंगे, ठीक है।
तो ये 3 राज्य तो एटलीस्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। दक्षिण में फिर ये पल्लव, पांड्य, गंगा, चेरा, इन सबको रिप्लेस करके चोल आएगा, बहुत स्ट्रांग होंगे ये। तो जब तक ये स्ट्रांग राज्य थे तब तक कोई सक्सेसफुल इन्वेजन नहीं हुआ भारत में, है ना। दे कुड नॉट, बट दे कुड नॉट प्रेजेंट एनी टेंजिबल अपोजिशन टू द टर्किश इन्वेडर्स, लेकिन टर्किश इन्वेडर्स के सामने नहीं टिक सके, क्योंकि बाय द टाइम टर्किश शक्ति जो है वो स्ट्रांग हुई, भारतीय जो स्ट्रांग, रिलेटिवली स्ट्रांग एम्पायर थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और वो आपस में झगड़ रहे थे। ठीक है, किसके लिए? सम्मान के लिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा एम्पायर किसके पास होगा। दे वीकेंड देमसेल्फ ड्यू टू इंटरनल स्ट्राइफ एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में भी, अंदर भी झगड़ा और आपस में भी झगड़ा, दो राज्यों के आपस में भी। ठीक है, द चीफ किंगडम्स दैट एग्जिस्टेड ऑन द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन वर द फॉलोइंग। अब देखते हैं कि कौन कौन मौजूद था उस समय, तुर्कियों के आने से पहले भारत में कौन कौन मौजूद था। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको डिटेल में करा चुका हूं, लेकिन चलो अब उनको एनलिस्ट भी कर लेते हैं। द अरब किंगडम्स ऑफ सिंध एंड मुल्तान, सिंध और मुल्तान में अरब किंगडम थी, लेकिन अरब से पहले मैंने बोला ना चाच हैं। सिंध में कौन है? यहां पर चाच हैं, अरोड उनकी कैपिटल थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड में, मतलब चाचों को हराया, अरोड को सैक किया और सिंध और मुल्तान का एरिया अरबी कंट्रोल में आया। उमायद खिलाफत का नुमाइंदा था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उसने इस्लामीकरण नहीं किया इस पूरे रीजन का। इन लोगों को जिम्मी का टाइटल दिया, क्यों? क्योंकि ट्रेड भी तो करना है। धीरे धीरे इस्लामीकरण हुआ। मैंने बोला ना, अरबी रिलेटिवली थोड़े, क्योंकि अरबी ट्रेडर्स थे और वो भारतीयों से पुराने समय से ट्रेड करते आ रहे थे। तुर्की नहीं कर रहे थे उस लेवल पे। जो मैरी टाइम ट्रेड है वो तुर्कियों ने नहीं किया था भारतीयों के साथ, अरबियों ने किया था। इसलिए अरबी और भारतीयों की आपस में बन जाती थी, तुर्कियों की नहीं बनी भारतीयों के साथ। क्यों? क्योंकि तुर्की वारिंग ट्राइब्स थे, भारतीय भी वारिंग ट्राइब्स थे। खासतौर पर दरवाजे में बैठे हैं राजपूत, लड़ाकू ट्राइब्स थे, भाई जुझारू थे, तुर्की भी जुझारू थे। अब दो लड़ाकू टाइप के अगर शक्तियां आपस में टकराएंगी तो कोलेट्रल तो होगा, और वो कोलेट्रल आम जनता को सहना पड़ा, और वो कोलेट्रल काफी लंबे समय तक चला। उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही बहुत लंबे समय तक। ठीक है, वो ग्लोरी छूट गई हमारे हाथ से। द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध 712 सीई अंडर द लीडरशिप ऑफ मुहम्मद बिन कासिम रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अरब रूल ओवर सिंध एंड मुल्तान। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को चाच हिंदू शासकों से छीन लिया, अरोड उनकी कैपिटल सैक कर दी। ठीक है, इनिशियली द अरब रूलर्स ओड देयर अलीजेंस टू कैलिफ ऑफ बगदाद। ठीक है, अरब के जो रूलर्स थे, पहले दमास्कस था उमायद, फिर उसके बाद बगदाद में कौन आया? अब्बासी। सो अब्बासियों तक रहते रहते जो है वो सिंध के रूलर्स ने मानी उनकी बात, लेकिन जैसे जैसे अब्बासी कमजोर हुए, तुर्की मजबूत हुए, सिंध के जो अरबी है उन्होंने भी उनकी बातें माननी बंद कर दी और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। हाउएवर, यानी कि 9th सेंचुरी में, है ना, 871 सीई दे असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ एंड फॉर डिप्लोमेटिक रीजन दे ऑफर्ड नॉमिनल एलिजेंस टू हिम। However, it is important to note that Arab conquest of Sindh did not help in any way in the establishment of Turkish rule in India. तो तुर्कियों के भारत आने से पहले अरब जो है वो अपने आप को खलीफों से अलग कर चुके थे। क्यों? क्योंकि देखिए, इस रीजन में भर के पानी है, बहुत उपजाऊ है, ट्रेडिंग पॉइंट है, तो उनको अरबी शासकों की क्या जरूरत? अगर ये अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं तो इंडियन ट्रेड इनको भरपूर मिल रहा है। ठीक है, तो जो अरबी इस्लामिक बैनर लेकर सिंध में आए थे, उनका वो सिंध का इस्लामीकरण नहीं कर सके, उनका खुद का जो है वो सिंधीकरण कह सकते हैं कि हो गया। वो सिंध में आए और सिंध के होकर रह गए। क्यों? उपजाऊ भूमि, रिसोर्सेस रिच, ट्रेड बहुत ज्यादा, मिलिट्री अथॉरिटी बना लेंगे आप, पैसा है तो उन्होंने अपनी जो है वो मिलिट्री अथॉरिटी बनाई और बोला कि खलीफे तुम होंगे, तुम हमारे केवल स्पिरिचुअल गुरु हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी हमारी नहीं मानते हैं, हम केवल आपको एक नॉमिनल हेड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जो कि उन्होंने किया भी। ठीक है, खैर, सो ये पॉइंट, 2 पॉइंट आपको समझ आए कि अरबी आए, अरबी सिंध के एरिया में आए, सिंध मुल्तान को जीता और फिर उन्होंने अपने कनेक्शंस खलीफों के साथ तोड़ दिए। ठीक है, और फिर जब तुर्की आए तो तुर्कियों की ना ही उन्होंने मदद करी भारत को जीतने में और ना ही उन्होंने अपोज किया। इनफैक्ट तुर्कियों ने अरबियों को लूटा सिंध और मुल्तान में आकर। ठीक है, अब ये रीजन है, मैंने आपको बताया ना, ये अरोड या रोड कैपिटल है। ठीक है, इस पूरे रीजन पर जो है वो मुल्तान तक ये पूरा रीजन कैप्चर किया अरबियों ने। किससे? यहां पर चाच हिंदू शासक थे। अब आप कहेंगे गुजर पतियारों ने डिफेंड क्यों नहीं किया? गुजर पतियारों की लिमिट थी यहां तक केवल। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का थार डेजर्ट है। ठीक है, इधर जो है वो
आप मान सकते हैं कि नमक के मैदान है, तो गुजर पतियारों की लिमिट थी, इससे आगे सिंध वालों का एरिया था। तो सिंध जो वो करें वो अपना जाने, यूनिटी नहीं है ना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की जो है वो एक भावना नहीं है। तो सिंध वाले जो करें वो अपना जाने, किसको लेना देना नहीं है, गुजर पतिहारों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको अपनी टेरिटरी, उनको गुजरात अपना प्रोटेक्ट करना है, उनको अपना राजस्थान प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनको मालवा वाला एरिया प्रोटेक्ट करना है, वहां पर उन्होंने आने नहीं दिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है द हिंदू शाही किंगडम। हिंदू शाही कहां पर है? द ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ द शाहियाज ruled over an extensive territory spread from river Chenab to Multan and including the northwestern frontier. The Hindu Shahi kingdom had played an important role in resisting the advance of Arabs in North India for nearly 200 years. The rise of Ghaznavid Empire in Afghanistan, the Hindu Shahis were forced to give a part of their kingdom, including Kabul, and shift their capital toward the hand of right bank river of Indus. So ये देखिए, ये है हिंदू शाही। नदियां कौन कौन सी यहाँ पर? चिनाब, पूरे का पूरा सप्त सिंधु सिस्टम है। कैपिटल कौन सी? कैपिटल इनकी काबुल। मैंने बोला ना, काबुल और जबूलिस्तान वाला रीजन जो है वो हिंदुओं के कंट्रोल में था, ठीक है। और हिंदुओं से जो है वो किसने छुड़वाया है? जबूल वाले रीजन में गजनी जो है वो, यानी तुर्की वहां पर डेवलप हुए, उन्होंने पहले जबूल छीना और फिर काबुल छीना। तो उन्होंने विवश किया कि सिंध नदी को पार करें आप, और सिंध नदी को पार करके जो है वो अपनी कैपिटल बनाएं, ठीक है, हिंदू शाहियों को। तो हिंदू शाहियों से अगर मान लीजिए ये आपको सिंध नदी नजर आ रही है, ठीक है, ये सिंध नदी है, तो हिंदू शाहियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंध नदी के दूसरी साइड था, वो पूरा जो है वो तुर्कियों ने उनसे छीन लिया और उनको विवश किया कि आप ईस्ट साइड जो है वो मूव करें और यहां पर अपना बसेरा बनाएं। सो जो प्रेजेंट डे जो हिल राजा हैं, ठीक है, या जो मेडिवल हिस्ट्री के या जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो हिल शासक हैं, ये इन हिंदू शाही की रेमिनेंट्स हैं। और जितने भी हिल शासक हैं वो यही एम्बिशन लेकर बड़े हुए हैं कि हम हिंदू शाही की पास्ट ग्लोरी को फिर से जो है वो अटेन करेंगे, ठीक है। इस पूरे रीजन को ही जो है वो सिख एम्पायर ने कंट्रोल किया, हिंदू शाही वाले रीजन को। क्यों? क्योंकि ये पहले तो 5 द्वाब हैं ये, ठीक है, 5 नदियां और इनके बीच में 5 द्वाब, हाईली फर्टाइल लैंड और ट्रेड रूट पे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे देख रहे हैं आप। भारत से जमीनी रास्ते से जितना भी ट्रेड जा रहा है अरब या फारसी रीजन में, वो हिंदू शाही रीजन से जाएगा। कश्मीर से जितना भी ट्रेड जा रहा है, तिब्बत से जितना भी ट्रेड जा रहा है, हिंदू शाही से जाएगा। ये इनकी कमाई है और खुद बहुत उपजाऊ भूमि पर बैठे हैं, तो तुर्कियों ने ये इनसे छीन लिया। और हिंदू शाही ही लगभग 200 सालों तक तुर्कियों का इन्वेजन रोक कर भी रखा इन्होंने। तो जितना भी तुर्कियों ने शुरुआती लूट मारी करी है ना, वो हिंदू शाही के एरिया में किया। मुल्तान में, सिंध में तो करी है, लेकिन हिंदू शाहियों के एरिया में भी की है, ठीक है। जैसे कि कांगड़ा का मंदिर अगर लूटना हो, ठीक है, लाहौर वगैरह में जो पुराने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह तोड़ी गई हैं, जो जितनी भी अफगानिस्तान के रीजन में, वो सभी हिंदू शाही के प्रोटेक्शन में ही थे वो सारे, ठीक है। आगे देखिए, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। कहां कहां पर हैं? चेनाब से मुल्तान तक, है ना, देखें आप, ये ऊपर चेनाब है और चेनाब से मुल्तान तक का एरिया जो है वो हिंदू शाही का, राइट। उसके अलावा क्या क्या पॉइंट हमने देखे यहां पर? अरब्स का इन्वेजन जो है वो भारत में एंटर नहीं करने दिया। अरब जो है वो केवल, देखिए, सिंध के आगे गुजर पतियारों ने नहीं जाने दिया, मुल्तान के आगे गुजर पतियारों ने नहीं जाने दिया, और काबुल के आगे हिंदू शाहियों ने नहीं जाने दिया, ठीक है। अगर हिंदू शाही कमजोर होते तो दिल्ली के मैदान तक आ जाते अरबी, ठीक है। तो अरबियों को और शुरुआती तुर्कियों को रोक कर रखा काफी लंबे समय तक किसने? हिंदू शाहियों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गजनविड्स के आ जाने के बाद फिर उन पर प्रेशर डाला, क्योंकि गजनविड अरबियों से ज्यादा जो है वो मजबूत थे मिलिट्री तौर पर, आप मान लीजिए। तो उन्होंने हिंदू शाहियों को पुश किया सिंध नदी के आगे, और ये रीजन जो है वो, क्योंकि हिंदू शाहियों के कंट्रोल में ही था गजनी वाला रीजन, ठीक है, कुछ समय तक, या उनके इन्फ्लुएंस में था, लेट्स से काबुल वाला रीजन तो था ही, ठीक है। तो वहां से उन्होंने खदेड़ दिया और उनको इस साइड पेशावर, लाहौर साइड जो है वो कैपिटल अपनी एस्टेब्लिश करनी पड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा किंगडम ऑफ कश्मीर। किंगडम ऑफ कश्मीर भी आपको यहां पर ऊपर नजर आ रहा है। हिंदू शाहियों के अलावा कश्मीरी भी तो हैं जो ऊपर से, क्योंकि तुर्की, कश्मीर के ऊपर वाला जो रीजन है वो भी तो तुर्कियों का ही है ना, वहां से भारत में एंटर कौन नहीं होने दे रहा है? ये लद्दाख के, कश्मीर के जो शासक है वो भारत में नहीं एंटर होने दे रहे हैं काफी लंबे समय तक, ठीक है। सो कहल, और हमें कश्मीरी शासकों के बारे में कहां से पता चलता है? कहलन की राज तरंगिनी से, ठीक है। कहलन एक ऑथर है, उन्होंने जो राज तरंगिनी लिखी है 12वीं सेंचुरी में, वहां से हमें कश्मीर और उसके कश्मीर किंगडम के बारे में डिटेल में पता चलता है। कश्मीर की इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए? कि
जो पामीर के पठार हैं यहां से काशगीर के रास्ते भारत में इन्वेजन नहीं होने दिया कश्मीरियों ने, कश्मीरी राजाओं ने या लद्दाख के शासकों ने। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंस है। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोका कश्मीर बिकेम इंडिपेंडेंट किंगडम। अशोक के समय कश्मीर जो है वो कंट्रोल में था मगधियों के। अशोक के जाने के बाद कश्मीर का डिस्प्यूट आज तक है। ठीक है, मतलब इस तरह नहीं पुट करना चाहिए, पूरी हिस्ट्री हमें कश्मीर की समझेंगे हम तब पता चलेगा क्या डिस्प्यूट है। लेकिन पॉइंट ये है कि फिर उसके बाद कश्मीर आजाद हुआ तो फिर कश्मीर जो है वो काफी लंबे समय तक ना अरबियों के कंट्रोल में आया ना तुर्कियों के कंट्रोल में आया। दिल्ली सल्तनत ने फिर कंट्रोल किया, दिल्ली सुल्तानों ने जाकर फिर कंट्रोल किया कश्मीर को। ठीक है, मुगल्स ने फिर कश्मीर को कंट्रोल किया, फाइनली फिर अंग्रेजों ने कंट्रोल किया, लेकिन पूरी अथॉरिटी नहीं आ सकी। कश्मीर आज तक कंप्लीट सुजर्निटी नहीं एक्सेप्ट की कश्मीर ने किसी की। ठीक है, यही कश्मीर का एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक बड़ा कारण भी है। कश्मीर आज तक पूरी तरह किसी कंट्रोल में नहीं आया, तो भारत के कैसे आ जाए। ठीक है, तो वहां की जो बहुत पुरानी रूलिंग डायनेस्टी है वो ये सेंटिमेंट उन्होंने जो है वो बना के रखा हुआ है। तो खैर कश्मीर का क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिटेल में समझेंगे, उसमें से एक पॉइंट ये भी है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेटेस्ट रूलर कौन है कश्मीर का? ललितादित्य। मैंने बोला ना यह है कश्मीर, यानी कि करकोतास यहां पर डायनेस्टी थी। और जैसे ही हर्ष का पतन हुआ, करकोतास वर द फर्स्ट जिन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया था। यशोवर्मन से कन्नौज किसने छीना था? कश्मीर के शासक ललितादित्य ने। ठीक है, लेकिन फिर गुजर प्रतिहारों ने ललितादित्य को भगा दिया वापस और फिर वो कश्मीर जाकर बस गए। लेकिन जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था हर्षा के जाने के बाद, उसको फिल तुरंत जो है वो ललितादित्य ने किया था। तो आप जान सकते हैं कि कश्मीर से वो कन्नौज तक आके कैप्चर कर सकता है, तो कितनी स्ट्रेंथ थी उसके पास। स्ट्रेंथ हो भी क्यों ना, क्योंकि तिब्बत से आने वाला पूरा ट्रेड, भारत से आने वाला पूरा ट्रेड, ठीक है, ऊपर काशगीर से आने वाला पूरा ट्रेड, इधर जबुलिस्तान से आने वाला पूरा ट्रेड, काबुल से आने वाला पूरा ट्रेड जो है वो, कश्मीर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट पे बैठा है। तो बहुत, और खुद बहुत चीजें प्रोड्यूस कर रहा है कश्मीर। पश्मीना प्रोड्यूस कर रहा है, केसर प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नट्स लग रहे हैं यहाँ पर, बहुत उपजाऊ भूमि है। ठीक है, बहुत सुंदर है फॉर दैट मैटर। सो ललितादित्य who defeated यशोवर्मन द रूलर ऑफ कन्नौज 740 CE। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो ये मैप मैंने आपको दिखाया, ये है आपका कश्मीर के शासक का रीजन। ठीक है, और यहां से उन्होंने कन्नौज तक जो है वो जीत लिया यशोवर्मन को हराकर। उसके अलावा और प्रतिहार, प्रतिहार शासकों के बारे में तो पूरा सेशन अलग से ले चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट फिर से देखते हैं। द ऑरिजिन ऑफ प्रतिहार इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। मैंने आपको बताया था ना, प्रतिहार शासक, प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल। तो ये जो गुजरातरा वाला रीजन है, यहां पर इधर द्वारपाली का काम कर रहे हैं, तो वो गुजर प्रतिहार है। तो गुजर शब्द कहां से निकला? मैंने बोला जो तुर्की जो मतलब रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि गुजर शब्द जो है वो हमारी तुर्की भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है नोमैड। क्यों? क्योंकि आपको कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में आज भी गुज्जर लोग जो हैं वो आपको नोमैड के रूप में मिल जाएंगे। तो ये वही लोग हैं जो मूव करते हुए गुजरात तक पहुंच गए और धीरे धीरे इन्होंने ट्रेड अपना लिया और इन्होंने फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को डिफेंड करना शुरू कर दिया, तो गुजर प्रतिहार इनका नाम पड़ा। तो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा नेटिव ओरिजिन वाला भी इनकी थ्योरी है। कॉन्फ्लिक्ट है, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि इन बाहर से भी आए थे, नेटिव भी थे, दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन ये है और यही सबसे सेंसिबल कंक्लूजन है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली माइग्रेशन भी हुआ है और ऑब्वियसली नेटिव भी थे। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गुजरा रेस। गुजरा रेस मैंने बताया ना, जो टर्की से आई। द नॉट दैट टर्की, प्रेजेंट डे टर्की, बट द टर्किश ट्राइबल रीजन जो है कैस्पियन सी के आसपास वाला रीजन। ठीक है, द प्रतिहार एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। वत्सराज वॉज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी हु अक्वायर्ड द टाइटल ऑफ सम्राट। क्यों वत्सराज का एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने? उसके अलावा तो कई प्रतिहार शासकों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन वत्सराज क्यों? बिकॉज ही डिफीटेड धर्मपाला द रूलर ऑफ बंगाल एंड गेन्ड कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो कन्नौज पर कंट्रोल करने वाला शासक, प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज। ठीक है, विच हैड बीन द इंपीरियल कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एंड यशोवर्मन। There was a tripartite struggle for the control of Kannauj between प्रतिहार, पाल ऑफ बंगाल, राष्ट्रकूट और डेक्कन। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना पिछला टॉपिक, ठीक है, राष्ट्रकूट, गुजर प्रतिहार, तो आपको वो पूरा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे सर आप पढ़ाई हुई बात फिर से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैंने बहुत डिटेल में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल 3 सेशंस में समझा दिया है। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा, उन सेशंस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये है आपका गुजर प्रतिहार का एम्पायर।
देख रहे हैं आप गुजर प्रतिहार का एम्पायर, ट्राइब्स देख रहे हैं, चाहमनाज हैं, चंडेल हैं, ठीक है, परमार हैं, कालचूड़ी हैं, उसके अलावा गढ़वाल डेवलप होंगे, इधर सोलंकी डेवलप हो जाएंगे, नीचे यहाँ पर राष्ट्रकूट है और ये पाल है। दिस वाज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। जीता किसने? जीता प्रतिहारों ने। क्यों जीता? क्योंकि नॉर्थ में थे भाई, प्रोमिनेंट पोजीशन थी। राष्ट्रकूटों को कैपिटल छोड़कर आना पड़ रहा है, पाल को भी कैपिटल छोड़कर आना पड़ रहा है, इनकी कैपिटल पास में ही है उज्जैनी में, उज्जैनी से उठाकर कन्नौज में रख दी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है राष्ट्रकूटों के एम्पायर का एक्सटेंट। ठीक है, और इधर जो है वो अरब मुल्तान के और अरब मंसूरा के, ये जो अरबी हैं इनका सिंधीकरण हो गया है, मुल्तानीकरण हो गया है। ठीक है, इन्होंने खलीफों की बात माननी छोड़ दी, ये भारत से ट्राइब कर रहे हैं, मस्त जी रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने भारतीयों को कन्वर्ट भी नहीं कराया, जिम्मी का टाइटल दिया, ठीक है, उनसे जजिया ले रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन का काम नहीं किया। कन्वर्जन का काम जो है वो हार्ड एंड फास्ट तुर्कियों ने करवाया, इन्होंने भी करवाया कन्वर्जन, लेकिन हार्ड एंड फास्ट जो है वो तुर्की इस्लाम ने करवाया। ठीक है, क्योंकि उनका जबरदस्ती कन्वर्जन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है उसका मैप है। ठीक है, सो गुर्जर प्रतिहार का एक्सटेंट, पाल का एक्सटेंट, राष्ट्रकूटों का एक्सटेंट, तीनों की लड़ाई कन्नौज के लिए। तो ये मैप मैं आपको पहले डिटेल में करा चुका हूं, इसलिए अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं पाला ऑफ बंगाल। द पाल किंगडम वाज फाउंडेड इन बंगाल इन द मिडल ऑफ 8th century. पाल डायनेस्टी लास्टेड फॉर 4 centuries and had 17 रूलर्स, 17 रूलर थे, ध्यान रखना है पॉइंट ये। ठीक है, द पाला किंगडम इंक्लूडेड कंसिडरेबल रीजन ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। देख रहे हैं आप, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम वाला रीजन, और एक समय पर धर्मपाल ने कन्नौज भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, उसके अलावा पाला इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ट्रेड कर रहे हैं, और तिब्बत में कौन है? तिब्बत में बुद्धिज्म है, और पालाव ने किसको, किस धर्म को पैटर्नाइज किया? बुद्धिज्म को। सो तिब्बत वाले रीजन से भी इन्फ्लुएंस रहा, या दोनों तरीके से बोल सकते हैं, पालो का तिब्बत पर इन्फ्लुएंस, तिब्बत का पालो पर इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो हम भारत में बैठे हैं, हम कहेंगे कि नहीं, हमारे शासक का उन पर इन्फ्लुएंस था। ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे। तो पाला इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो हमने वो समझा कि ट्रेड है उनका। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज धर्मपाल, क्योंकि उसने कन्नौज को कैप्चर किया, इसलिए ग्रेटेस्ट रूलर कहते हैं उन्हें। द स्ट्रगल फॉर मास्टरी ओवर कन्नौज बिगैन ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, और कन्नौज का कैप्चर धर्मपाल ने किया, धर्मपाल से छुड़वाया वत्सराज प्रतिहार ने। ठीक है, प्रतिहारों से छुड़वाया फिर राष्ट्रकूटों ने, फिर राष्ट्रकूटों से फिर से छुड़वा लिया प्रतिहारों ने, और फिर प्रतिहार टूट गए। ठीक है, फिर जो है वो किसके, गढ़वालों के कंट्रोल में आया। फिर तोमर आ गए, चौहान आ गए, वो आपस में लड़ते रहे। तोमर, चौहान और गढ़वाल आपस में लड़ रहे हैं कन्नौज के लिए, लेकिन उनमें एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, रिश्तेदारी थी। खैर, ये अब पाल एम्पायर का एक्सटेंट आपको नजर आ रहा है। दिस वाज द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ पाल एम्पायर। दे एक्सटेंडेड देयर एम्पायर टिल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी हिंदू शाही तक उन्होंने टच किया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रख पाए, क्योंकि प्रतिहारों ने ये रीजन छीन लिया, राष्ट्रकूटों ने ये रीजन छीन लिया। ठीक है, कन्नौज वाला रीजन। तो दिस वाज द हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ प्रतिहार एम्पायर। तो ये मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जूम करके देखते हैं तो आपको देखिए इधर क्या क्या है, यहाँ पर पाल वेसल नजर आएंगे। ठीक है, कन्नौज में इंपीरियल सिटी ऑफ कन्नौज नजर आएगी, पाल डायनेस्टी, ये मैं लेजेंड पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं ऊपर से, पाल डायनेस्टी, वेसल्स ऑफ पाल डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी वाज द वेसल ऑफ पाल डायनेस्टी। उसके अलावा ट्राइबल ट्रिब्यूटरीज टू कामरूपा और मेलेछा, ये है आपके मेलेछा, कामरूप, मेलेछा डायनेस्टी। मेलेछ इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जंगली तरीके से रहते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब रहते थे उस समय, आज भी ट्राइब्स हैं। ठीक है, सो उसके अलावा गंगा रिबेलियन बैक्ड बाय पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वेसल्स ऑफ राष्ट्रकूटा, ये राष्ट्रकूटा के आसपास पांड्या, चेरा, पल्लव, ये सब राष्ट्रकूटा के वेसल्स हैं। उसके अलावा ट्रिब्यूटरी टू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चोल जो है वो राष्ट्रकूटा की ट्रिब्यूटरी। प्रतिहार डायनेस्टी आपको इधर नजर आ रहा है, दिस इज प्रतिहार, और ये अंदर जो है वो प्रतिहार के वेसल्स हैं ये। ठीक है, सीट्स ऑफ पावर, ब्लू पॉइंट में आपको ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं और जूम कर सकूं तो सोमपुरा लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर। ठीक है, सोमपुरा हो गया, उज्जैन हो गया, और माइनखेड़ा। दीज आर द सीट्स ऑफ पावर ऑफ द 3 रिस्पेक्टिव एम्पायर्स। ठीक है, आई होप ये मैप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूटों की बात करें। सो राष्ट्रकूटा ऑफ मालखेड़, तो सोमपुर के कौन, पाल, उज्जैनी के गुजर प्रतिहार, और मालखेड़ के राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वाज फ्यूडेटरी ऑफ चालुक्य। राष्ट्रकूट कहां से शुरू हुए?
चालुक्य कैपिटल थी बदामी में, ठीक है, और मालखेड़ में जो है वो राष्ट्रकूट उनके फ्यूडेटरी थे। फिर धीरे धीरे चालुक्यों को हटाकर मालखेड़ से बदामी को सैक किया उन्होंने और पूरा का पूरा चालुक्यों का एम्पायर अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। फॉलोइंग द डाउनफॉल ऑफ चालुक्याज, one of their vessel Danti Durga laid the foundation of Rashtrakuta power in 750 CE with Malkhed near Sholapur as the capital। तो ये हम पढ़ चुके हैं। The Pratiharas and Palas were contemporary of Rashtrakuta, ये हम जानते हैं। Rashtrakuta came into conflict with Pratihara for the control of Gujarat and Malwa, ठीक है। अब देखिए जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल वाला जो मैप है, तो राष्ट्रकूटों का गुजर प्रतिहारों से कंटेस्ट है किसके लिए? मालवा और गुजरात वाला रीजन। राष्ट्रकूट चाहते हैं गुजरात और मालवा हमारे कंट्रोल में रहे, ताकि बंगाल से आने वाला सारा ट्रेड जो गुजरात जा रहा है, नॉर्थ इंडिया से आने वाला सारा ट्रेड जो गुजरात जा रहा है, मालवा के रास्ते वो उनके कंट्रोल में हो, और गुजरात से जाने वाला अरब को जितना भी ट्रेड है वो राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में हो, ठीक है। दूसरी साइड अगर आप राष्ट्रकूट और पालो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखें तो बुंदेलखंड चंडेल वाला जो रीजन है, ये राष्ट्रकूट और पालो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और गुजर प्रतिहार और पालो के बीच में तो कन्नौज और ये पूरा रीजन मालवा वालवा। यानी कि मालवा ऐसा नहीं कि केवल कन्नौज पर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मालवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, बुंदेलखंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किसका है? कन्नौज के लिए, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपको राष्ट्रकूटों का मैप नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया ही राष्ट्रकूटों की कैपिटल, मतलब नॉट राष्ट्रकूटों की कैपिटल लेकिन गुजर प्रतिहारों की इंपॉर्टेंट सिटीज ग्वालियर, कन्नौज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एलोरा, मानखेड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कन्नौज, ग्वालियर, धार, एलोरा, मानखेड़, पट्टादकल, बदामी, इधर कांचीपुरम, नीचे तंजौर, ठीक है। ये कांचीपुरम तक कंट्रोल किया राष्ट्रकूटों ने, ठीक है ना। तो आई होप ये मैप आपको समझ आते होंगे, और ये मैप गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत आसानी से अवेलेबल है। इनको थॉरली जो है वो समझिए इन मैप्स को, और इसलिए मैं मैप्स के माध्यम से ज़्यादा समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा समय तक ध्यान में रहता है। लेकिन जो अंतिम जो प्लेयर हैं हमारी गेम के, वो हैं राजपूत, क्योंकि ये ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल खत्म होने के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एज वेल एज सेंट्रल इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया में कौन सी शक्ति बची? शक्ति बची राजपूत। और जैसे जैसे गुजर प्रतिहार टूटे, राजपूत जो है वो मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करते गए, और दूसरी साइड अरबियों से इंडिपेंडेंट होते गए तुर्की। इधर भारत में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, और उधर तुर्की की मिलिट्री शक्ति बढ़ती गई तुर्कियों की, और फिर जो है वो इन्वेजन्स का खेल शुरू हो गया। विद द ब्रेक ऑफ प्रतिहारा एम्पायर, a number of Rajput kingdoms came into existence in north and central India. On the eve of Turkish invasion, the Rajputs ruled major parts of northern and central India. Where and how Rajputs originated is still a mystery. राजपूतों के ओरिजिन पर भी मिस्ट्री है। गुजर प्रतिहारों से ही राजपूत निकले हैं। गुजर प्रतिहारों का क्या है मिस्ट्री? कि वो सेंट्रल एशियाटिक रीजन से, कैस्पियन सी वाले रीजन से आए हैं, ठीक है। और मैंने बोला ना, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि माइग्रेशन भी हुआ है और नेटिव हैं, दोनों का ब्लड मिक्स हो गए थ्रू आउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोनों के कल्चर जो है वो मिक्स होते गए, और फिर हमें राजपूत जो है वो डेवलप होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो ये राजपूतों के बारे में एक अलग से टॉपिक लूंगा, वहां पर उनके ओरिजिन की थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, राजपूत्स वर ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जैसे कि मैंने बोला है ना, लेकिन नेटिव्स भी थे, तो दोनों के ब्लड मिक्स हुए तब जाके राजपूत बने। This suggested by efforts that were made by Brahmins to give them royal lineages and grant them क्षत्रिय status। तो एक भारतीय मतलब जो इतिहासकार है या जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स है, उनकी तरफ से एक मतलब बहुत मिथ्ये मैथोलॉजिकल सी स्टोरी है कि माउंट अबू में एक यज्ञ हुआ जिसमें 3 अग्निकुंड से, उन अग्निकुंडों में से 3 कुल निकले, और वो 3 कुल जो है वो फर्दर राजपूत बने, ठीक है। सो यहां पर इससे डिडक्शन जो है वो साइंटिस्ट ने ये निकाली है कि बेसिकली वो 3 अग्निकुंड जो है वो हो सकता है यज्ञ हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो वो गोल्डन ग्रिप ग्रह वाला जो यज्ञ था, है ना, जिससे क्या लिया था, जिससे क्षत्रिय स्टेटस जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो उसी तरह अगर बाहर से कोई आया है भारत में, तो ब्राह्मणों ने, और वो वॉरिंग ट्राइब्स हैं, तो ब्राह्मणों ने उन्हें जो उनके लीडर्स को जो है वो क्षत्रिय का टाइटल प्रोवाइड किया होगा यज्ञ के माध्यम से, और वहां से वो 3 क्षत्रिय जो है वो निकल कर आए हैं। दे वर प्रोवाइडेड विद जेनोलॉजीज विच कनेक्टेड देम ईदर विद सोलार यानी सूर्यवंशी, लूनार या चंद्रवंशी, या फायर या अग्निवंशी। तो 3 राजपूतों की रेस है,
ये यज्ञ वाली जो स्टोरी है इसको लॉजिक से जोड़ने की कोशिश की गई है कि जो ब्राह्मण हैं वो समय समय पर इस तरह के यज्ञ कराते आए हैं, राष्ट्रकूट शासकों के साथ भी किए, ठीक है, अशोका के समय में भी किए गए। तो मैं ये आपको धीरे धीरे आगे जो है वो जब मैं गुप्त एम्पायर समझाऊंगा तब मैं ये, और जब मैं आपको कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ बताऊंगा तब वहां पर डिटेल में बताऊंगा किस तरह यज्ञ करवाए जाते थे, और ट्राइबल जो लीडर है उसको क्षत्रिय का स्टेटस दिया जाता था और उसकी जनता को शूद्र का, ठीक है। इस तरह जो है वो वर्ण व्यवस्था को स्ट्रांग किया ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों के साथ मिलकर जो जितनी भी रूलिंग क्लासेस है उन्होंने, ठीक है। तो उसी तरह कुछ जो है वो अगर बाहर से ये वॉरिंग ट्राइब्स आई हैं तो उनको राजपूतों का स्टेटस या क्षत्रियों का स्टेटस इस तरह मिला होगा, और इस तरह मतलब उनसे उन्हें जो है वो एक यज्ञ के माध्यम से क्षत्रिय का स्टेटस दिया गया होगा और उनकी जनता को शूद्र और वैश्य का स्टेटस दिया गया होगा, ठीक है। इन दिस वे रॉयल रिस्पेक्टेबिलिटी वॉज कन्फर्ड ऑन देम, ठीक है। तो ये जो पूरा पॉइंट है राजपूतों पर जो टॉपिक लेकर आऊंगा स्पेसिफिक, वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस वाज द मैप ऑफ आफ्टर द फॉल ऑफ गुजर प्रतिहार। सो गुजर प्रतिहारों के जाने के बाद गजनविड देख रहे हैं आप, पूरा पंजाब का एरिया गजनविड के कंट्रोल में, ऊपर कश्मीर है, यहां पर मरूल है, और राजपूतों में तोमर, चाहमना यानी चौहान, गुजर प्रतिहार, परमार, चंडेल, गढ़वाल, कालचूड़ी और पाल शासक है। नीचे चालुक्य, राष्ट्रकूटों को बदलकर चालुक्य आ गए, पालों की जगह जो है वो सेन आ जाएंगे। नीचे धीरे धीरे चोल डेवलप हो रहे हैं, होयसला, पांड्या, ठीक है, और यहां पर श्रीलंका के शासक। तो ये है पॉलिटिकल माहौल आफ्टर द फॉल ऑफ गुजर प्रतिहार एंड एट द ईव ऑफ टर्किश इन्वेजन। यहां से फिर टर्किश इन्वेजन हो रहे हैं अभी, और फिर तोमरों को हराकर, यानी चौहान, अजमेर और दिल्ली के चौहानों को हराकर फिर गजनविड एम्पायर जो है वो पूरी तरह एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो यस, दिस वाज द लास्ट ऑफ टुडेज सेशन। तो आज हमने क्या समझने की कोशिश करी? आज हमने समझने की कोशिश करी कि इस्लाम किस तरह डेवलप हुआ, फिर इस्लाम किस तरह फैला, फिर तुर्कियों तक इस्लाम किस तरह पहुंचा, और फिर तुर्कियों ने भारत में इन्वेजन किया। और जब भारत में इन्वेजन किया तो भारत में कौन कौन सी शक्तियां मौजूद थी। तो टर्किश इन्वेजन यानी इस्लामिक इन्वेजन जब भारत में हुआ तो उस समय भारत का क्या माहौल था, उससे पहले भारत का क्या माहौल था, और इस्लाम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आज हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। आई होप आपको पढ़ने में समझने में मजा आया होगा। अगर आपने इतना लास्ट तक देख लिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, जो सवाल पूछे उनके जवाब दें, और पिछले सेशंस जरूर देखें। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम सर्च करते हैं विशाल चौहान, पिछले सेशंस आप वहां से एक्सेस कर सकेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछले सेशंस देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आज इस सेशन को करते हैं कंक्लूड। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।